Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again to another lecture of CA Inter Audit Regular Batch। इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की इस क्लास में वी आर गोइंग टू कवर ऐसे नंबर 520 जो आपके चैप्टर नंबर 4 का लास्ट स्टैंडर्ड है। बाकी इस चैप्टर के जितने भी स्टैंडर्ड हैं हम खत्म कर चुके हैं, सिर्फ एक ऐसे नंबर 520 बचा हुआ है और इस स्टैंडर्ड को हमें आज के इस लेक्चर के अंदर खत्म करना है। स्टैंडर्ड का नाम क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर। स्टैंडर्ड का नंबर क्या है? एसए नंबर 520। मैं आपको इस स्टैंडर्ड को शुरू करने से पहले ही बता दूं कि ये एक ए कैटेगरी का स्टैंडर्ड है। दैट मींस आपकी इंटर के लिए इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। तो आपको इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आपने इस स्टैंडर्ड को बिना समझे याद करने की कोशिश करी, बिना लॉजिक को समझे कंसेप्ट को क्रैम करने की कोशिश करी, तो ये स्टैंडर्ड आपके लिए बहुत टेक्निकल हो सकता है, क्योंकि इस स्टैंडर्ड की वर्डिंग्स थोड़ी सी टेक्निकल है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए जब आप इस लेक्चर को देख रहे हो कि आपका फोकस होगा स्टैंडर्ड को समझने के ऊपर। याद चीजें अपने आप हो जाएंगी जब आप एक बार चीजों को समझ लेते हो। आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, उस कंसेप्ट के होने का लॉजिक समझ में आ गया, फिर आपके लिए उस कंसेप्ट को याद करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, एक और बात, इनफैक्ट बात नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूं इस स्टैंडर्ड को शुरू करने से पहले। क्या ये एनालिटिकल प्रोसीजर शब्द हमने अभी तक जितने भी लेक्चर्स करे हैं, जितने भी चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हुए हैं, क्या एनालिटिकल प्रोसीजर शब्द आप पहली बार सुन रहे हो अपने क्लासेस में, या हम पहले भी एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं? तो तुम्हारा जवाब इंस्टेंटली क्या आना चाहिए? मैम, इस शब्द को हम पहली बार तो बिल्कुल नहीं सुन रहे। हमें अच्छे से याद है जब आपने एसए नंबर 300 कवर करवाया, जो किससे डील करता है? ऑडिट प्लानिंग से। वहां पे भी आपने हमें एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में सिखाया था। जब आपने हमें एसए नंबर 315 कवर कराया, वहां पे भी आपने बताया था कि एनालिटिकल प्रोसीजर को तुम्हारा ऑडिटर एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यूज कर सकता है। जब हमने एसए नंबर 330 कवर किया, वहां पे भी आपने यही बात बोली कि इन एनालिटिकल प्रोसीजर को तुम्हारा ऑडिटर एज अ रिस्पॉन्स यूज कर सकता है, एज अ सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर यूज कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हमने एसए नंबर 500 कवर किया, आपके ऑडिट एविडेंसेस वाला स्टैंडर्ड, वहां पे भी इस शब्द का जिक्र आया था। तो मैम, इतना तो हमारे दिमाग में भी क्लियर है और हमें भी याद है कि एनालिटिकल प्रोसीजर, आप इस शब्द के बारे में पहले भी बातें तो कर चुके हो, लेकिन जहां जहां पे भी एनालिटिकल प्रोसीजर आता था, आप क्या बोलते थे कि एसए नंबर 520 आने दो, वहां पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब इस एनालिटिकल प्रोसीजर के डिटेल डिस्कशन की बारी आ चुकी है, क्योंकि अब हमें एसए नंबर 520 को कवर करना है। समझ में आई बात? अब आप मुझे बताओ, एनालिटिकल प्रोसीजर है क्या? अभी आपने बोला ना कि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो हमें है कि एनालिटिकल प्रोसीजर है क्या। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? तो मैम, एनालिटिकल प्रोसीजर भी ना एक ऑडिट प्रोसीजर ही है। अच्छा, यस, कैसा ऑडिट प्रोसीजर है? मैम, एनालिटिकल प्रोसीजर एक ऐसा ऑडिट प्रोसीजर है जिस ऑडिट प्रोसीजर में जो मेरा ऑडिटर होता है वो सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कंसर्न्ड नहीं होता, बल्कि मेरे ऑडिटर को नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर भी इंटरेस्ट होता है। मतलब मान लो तुम्हारी एंटिटी कह रही है कि मेरा ना इंप्लॉई बेनिफिट का एक्सपेंस है इस साल 2 करोड़ रुपए का। मतलब आपकी एंटिटी ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 करोड़ अमाउंट डेबिट किया हुआ है एज द एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। तो मेरा ऑडिटर जब अपने एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करेगा टू गेट कंफर्ट ओवर दिस
2 करोड़, ये जानने के लिए कि क्या एक्चुअल में एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस 2 करोड़ का ही होना चाहिए, उस टाइम पे वो सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कंसर्न्ड नहीं होगा, बल्कि वो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी कंसिडर करेगा, सच एज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि एनालिटिकल प्रोसीजर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि यहां पर तुम्हारा ऑडिटर एक रिश्ता बनाता है, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है बिटवीन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसको सिर्फ इस चीज से लेना देना नहीं है कि जो अमाउंट दिख रहा है वो अमाउंट सही है या गलत है, उसको इस चीज से भी मतलब है कि क्या वो अमाउंट रीजनेबल भी है या रीजनेबल नहीं है। मतलब मान लो तुम्हारी एंटिटी कहती है कि इस साल मेरी सेल हुई है 20 करोड़ रुपए की और लास्ट ईयर ये सेल मान लेते हैं 10 करोड़ रुपए की, है ना। तो तुम्हारी एंटिटी ने बोला कि पिछले साल ये सेल 10 करोड़ रुपए की थी और इस साल मेरी 20 करोड़ रुपए की सेल हुई है। तुम्हारे ऑडिटर ने जब इस सेल के ऊपर अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, राइट, तो उसको सब कुछ सही मिला, उसको कोई इशू नहीं मिला, मतलब उसको टोटल अपने एविडेंसेस उसको मिल रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिल रहे हैं कि तुम्हारी एंटिटी ने जो सेल्स बुक करी हुई है वो सही अमाउंट पे बुक करी है। लेकिन तुम्हारे ऑडिटर ने जब एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म किया ओवर सेल, कैसे परफॉर्म किया, उसने ना कंपैरिजन किया। किस चीज से कंपैरिजन किया कि तुम्हारी एंटिटी का ये सेल के अंदर इंक्रीज कितने परसेंट का आया है, राइट। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मान लो 5% का नहीं, मान लो 25% का इंक्रीज है। अब एग्जैक्ट फिगर पे मत जाना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो रही है। मान लो कि तुम्हारी एंटिटी का ये सेल के अंदर इंक्रीज आ रहा है 25% का, लेकिन जब तुम्हारे ऑडिटर ने इंडस्ट्री का एवरेज निकाला, मतलब जब उसने देखा कि जो भी तुम्हारी बाकी एंटिटीज हैं इंडस्ट्री के अंदर जो सेम इन्वायरमेंट में काम कर रही है, सेम सिचुएशन में काम कर रही है, जिनके ऊपर सेम रिस्क राइज होता है, जो सेम प्रोडक्ट बना रही है, उनका सेल के अंदर इंक्रीज आ रहा है 5% का। समझ रहे हो। तो यहां पे उसको सेल का ये जो इंक्रीज दिखाई दे रहा है वो रीजनेबल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि उसको इनकंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है आपकी मार्केट के ट्रेंड में और जो उसका सेल का इंक्रीज हुआ है उसके अंदर, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे तुम्हारे ऑडिटर ने एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज किया, यहां पे उसने नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज किया, यहां पे उसने कंपैरिजन किया तुम्हारी एंटिटी के सेल के इंक्रीज को विद द इंडस्ट्री का ऑन एन एवरेज सेल में कितना इंक्रीज आया है। भले ही उसको सब कुछ सही दिखाई दे रहा था, जब उसने बाकी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, उसने क्या परफॉर्म किया होगा इस सिचुएशन के अंदर, इंस्पेक्शन परफॉर्म किया होगा, उसने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को चेक किया होगा, है ना, उसने क्या किया होगा, या आपके डेटर से कंफर्मेशन मंगवाई होगी एसए नंबर 505 में, तो उसको बाकी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद सेल में कोई इश्यू नहीं आ रहा है। लेकिन जब उसने एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करे तब उसको लग रहा है कि भाई सेल में हो सकता है मैनेजमेंट ने कोई मैनिपुलेशन करी हो, क्योंकि बाकी सारी की सारी जो एंटिटीज हैं हमारी इंडस्ट्री में वहां पे सेल में इंक्रीज आ रहा है उनका 5% का, और मेरा सेल के अंदर इतना ज्यादा इंक्रीज कैसे आ रहा है। अब ये उसको एक रिस्क मिला है, जरूरी नहीं कि एक्चुअल में मैनिपुलेशन हुई हो, राइट। तो आपका ऑडिटर जब एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज करता है उसको सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से लेना देना नहीं होता है, बल्कि वो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, राइट। जब आपका ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करता है वो बहुत सारे रेशियोज को कैलकुलेट करता है, ट्रेंड को एस्टैब्लिश करता है। ट्रेंड को कैसे एस्टैब्लिश करेगा कि पिछले साल मेरी सेल कितनी की थी, उतने साल उससे पिछले साल मेरी सेल कितने परसेंट से बढ़ी, उससे पिछले साल मेरी सेल कितने परसेंट से बढ़ रही है, मतलब ऑन एन एवरेज हमारी एंटिटी की सेल कितने परसेंट से बढ़ रही है। और अगर सडनली बहुत ज्यादा का इंक्रीज दिख रहा है, इसका मतलब हो सकता है मैनेजमेंट ने अपनी सेल को ओवर स्टेट किया हो, राइट। तो एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर तुम्हारा ऑडिटर जब परफॉर्म करता है तो यहां पे वो ट्रेंड को एस्टैब्लिश करता है, वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, वो कंपैरिजन करता है। सिर्फ उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से लेना देना नहीं है, वो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों से कंसर्न होता है, और यही एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर की सबसे बड़ी खासियत होती है, राइट।
अब आपको यह बात पहले से पता है कि ऑडिटर एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को एज अ रैप भी यूज कर सकता है और एज अ फैप भी यूज कर सकता है। रैप मतलब एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, यह जानने के लिए, यह समझने के लिए कि एंटिटी के किस एरिया में कितना रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का, राइट। दूसरा एज अ फैप यूज कर सकता है, और जहां पर तुम्हारा ऑडिटर एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को एज अ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर यूज करता है, एज अ सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर यूज करता है। अगर आपको कुछ याद आया हो तो मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रही हूं एसे नंबर 330 को। हमने वहां पे क्या सीखा था? इन एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को तुम बोलते हो सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर, और तुम्हारा ऑडिटर इन सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को क्यों परफॉर्म करता है? ताकि उसको मिल सके सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, और इन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को बेस बनाकर वो किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच सके, और इसी कंक्लूजन को उसको अपने ओपिनियन की फॉर्म में इशू करना पड़ता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। समझ में आई तुम्हें बात? अब मैं ऐसे नंबर 520 की जब बात कर रही हूं तो ये स्टैंडर्ड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा कि जब किस सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा, जब तुम्हारा ऑडिटर इन्हीं एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करता है एज दी सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर। तो तुम्हारे ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, किन किन चीजों को उसको ध्यान में रखना है, किस किस सिचुएशन में एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज किया जा सकता है, किस टाइप की एविडेंसेस ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैटर कहां पे कवर्ड हैं? एसे नंबर 520 के अंदर कवर्ड है। लेकिन कौन सी सिचुएशन कवर्ड है? जहां पर तुम्हारा ऑडिटर एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज कर रहा है as the substantive audit procedure in order to obtain the sufficient and appropriate audit evidences। तुम्हें यह बात क्लियर है? यहां तक क्या क्लियर नहीं है? क्लियर है। अब मैं तुम्हें कहां पे लेकर जा सकती हूं? अब मैं तुम्हें लेकर जा सकती हूं स्टैंडर्ड के अंदर, राइट। स्टैंडर्ड का नंबर फटाफट दोबारा से बोलो, जितना तुम बोलोगे उतना ज्यादा तुम्हें सब्जेक्ट याद होगा। तुम गलत भी बोलोगे ना, मेरे बोलने से पहले अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूं तुम गलत बोल रहे हो तो भी तुम्हारा ही फायदा है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा गलत बोलने से हमारा क्या फायदा है? गलत बोलने से तुम्हारा फायदा ये है कि तुम गलत बोलोगे, फिर मैं करेक्ट करूंगी तो तुम्हें वो चीज ज्यादा याद रहेगी, क्योंकि तुमने गलती करी ना, तुम दोबारा से सेम गलती नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम बिना बोले ऐसे चुपचाप बैठकर लेक्चर को देखोगे, क्योंकि थ्योरी यहां पे चल रही है, तो एक टाइम के बाद तुम्हारा ध्यान इधर उधर जाना लाजमी है। मतलब इट इज बाउंड टू हैपन एंड इट विल हैपन। So it's very important that if you want to stay engaged in the lecture, या तो आप एक रफ कॉपी पेन लेकर बैठो, है ना, क्योंकि आप चार्ट्स तो अभी नहीं बना रहे, बाद में ही बनाओगे, तो आप या तो रफ कॉपी आप लेकर बैठो और स्क्रिबल करते रहो साथ साथ में जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। अगर तुम्हें बोलना बहुत ज्यादा लगता है, नहीं तो बेटर क्या है, तुम बोल लो, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है बोल लो। तुमने अभी तक इतनी ऑडिट पढ़ ली है, तुम बोल लो, ठीक है। ऐसे का नंबर क्या है? 520, और ऐसे का नाम क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर। इसने सबसे पहले क्या बताया? मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। अभी जो मतलब बताएगा इसमें मतलब में कुछ भी नया नहीं है, बहुत जगह हम इन दो लाइंस को पढ़ चुके हैं। क्या कहते हैं ये? एज पर दी एसे नंबर 520 एनालिटिकल प्रोसीजर को हम डिफाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स मतलब ये इसकी कंक्लूसिव डेफिनेशन है। इट मीन्स इवैल्यूएशंस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप मुझे बताओ, ऑडिट के अंदर तुम क्या करते हो? ऑडिट के अंदर हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चेकिंग करते हैं। ऑडिट के अंदर हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इवैल्यूएशन करते हैं। तो कहता है कि एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर वो प्रोसीजर हैं जिन प्रोसीजर को यूज करके इवैल्यूएशन की जाती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। लेकिन कैसे? थ्रू द एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा। कहता है कि जब तुम्हारा ऑडिटर एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज करता है फॉर मेकिंग द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो वो आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है।
प्लॉसिबल का मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब हुआ आपके समथिंग दैट इज रीजनेबल, समथिंग दैट इज पॉसिबल। ऑब्वियसली तुम रिश्ता वहीं पे एस्टैब्लिश कर सकते हो जहां पे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पॉसिबल है। अगर मैं कहूं कि मैं अपने पिछले साल की सेल के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं, मान लो कि मेरी एंटिटी का कोई पिछला साल था ही नहीं, मेरी एंटिटी इस साल बनी है, तो मेरे साथ पिछले साल का कोई डाटा नहीं होगा, तो क्या वहां पे तुम एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर जो तुम कंपैरिजन करना चाह रहे हो, क्या वो परफॉर्म कर सकते हो? नहीं परफॉर्म कर सकते। तो ये बात कह रहा है कि एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर वो ऑडिट प्रोसीजर हैं जिन ऑडिट प्रोसीजर को यूज किया जाता है फॉर मेकिंग द इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू कैसे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट। और क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है? इसके अंदर इंक्लूड होती हैं इन्वेस्टिगेशन। अगर इनकंसिस्टेंसी मिलती है तो बाद में इन्वेस्टिगेशन भी होगी। जब हम इस स्टैंडर्ड के अंत में आ जाएंगे, एंड में पहुंच जाएंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। कहता है एनालिटिकल प्रोसीजर ऑल्सो इंक्लूड्स, ऑल्सो एनकम्पास सच इन्वेस्टिगेशन एज इट इज नेसेसरी। किस चीज के केस में इन्वेस्टिगेशन होगी? of the identified fluctuation or relationship that are inconsistent with other relevant information or differ from expected value by the significant amount। जब तुम्हारा ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करता है तो वो अपनी एक एक्सपेक्टेड वैल्यू भी सेट करता है, राइट। तो जब आपके ऑडिटर ने एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म किया, जो उसको रिजल्ट मिले और जो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, अगर उन दोनों के बीच में कोई डेविएशन है, कोई डिफरेंस है, तो उसको एनालाइज करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। या फिर तुम्हारा ऑडिटर जो अपने बाकी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है और ऑडिटर को उन ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने से, बाकी मतलब मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिया ना कि सेल में उसने एक तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन करी या उसने इंस्पेक्शन करी, उस सिचुएशन में उसको एविडेंसेस क्या मिले कि सेल में सब कुछ सही है, लेकिन जब उसने एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म किया तो उसको समझ में आया कि बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड यहां पे फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है, राइज दिखाई दे रहा है, जो इंडस्ट्री के ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है। तो अब ये उसको इनकंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो रिजल्ट उसको एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर प्रोवाइड कर रही है और जो रिजल्ट तुम्हारे अदर ऑडिट प्रोसीजर ने प्रोवाइड किया, इनके बीच में क्या है? इनकंसिस्टेंसी है। तो इस केस में भी इन्वेस्टिगेशन विल बी नेसेसरी। तो कहता है एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या और आएगा? ऐसी इन्वेस्टिगेशन आएगी एज द केस इट में बी नेसेसरी। किस केस में? ऑफ द आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशन या रिलेशनशिप विच आर इनकंसिस्टेंट विद अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और दैट डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। मैंने अभी तुम्हें दोनों के एग्जाम्पल देकर बताए, राइट। सो ये क्या है? तुम्हारा एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर है। क्या हमें इस डेफिनेशन को लर्न करना है? यस, तुम्हें इस डेफिनेशन को लर्न करना है। ये बात, ये समझाने की भी बात नहीं होनी चाहिए। मैम आपने ये बोला कि एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर के अंदर मेरा ऑडिटर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, तुम्हारा ऑडिटर जब एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है तो वो बहुत सारी रेशियोज निकालता है। मान लो उसने निकाली ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, है ना। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे फाइनेंशियल नेचर के हैं, है ना। तो तुम्हारा ऑडिटर क्या एनालाइज करेगा कि अगर मेरी सेल इतने अमाउंट से बढ़ रही है तो उसके कंपैरिजन में मेरा ग्रोस प्रॉफिट कितने अमाउंट से बढ़ना चाहिए, राइट। और जहां पे नॉन फाइनेंशियल रिलेशनशिप की बात हो रही है वहां पे तुम्हारा ऑडिटर बात करता है रीजनेबलनेस की। मतलब अगर मैं बात करूं इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, तो आप मुझे बताओ इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस किन चीजों से मिलकर बनता है? मैम इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस मतलब आप सैलरी की बात कर रहे हो ना? हाँ, आप सैलरी, रेम्युनरेशन, कुछ भी बोल लो, इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। तो मैम ये तो नंबर ऑफ इंप्लॉइज जितने हमारे हैं, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं सैलरी पर इंप्लॉय से, तो मुझे पता लग जाएगा कि टोटल इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस कितना आ रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर तुम्हारा ऑडिटर अगर इन नंबर ऑफ इंप्लॉइज के ऊपर कंफर्ट लेना चाहे तो, वैसे तो नंबर ऑफ इंप्लॉइज क्या है? तुम्हारा नॉन फाइनेंशियल नेचर का आइटम है, लेकिन अगर ऑडिटर को लगता है कि तुम्हारी मैनेजमेंट ने डमी वर्कर्स
बुक करे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे डमी वर्कर्स है तो क्या उस सिचुएशन में भी तुम्हारा एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस चेंज नहीं हो जाएगा? आंसर इज यस, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि सिर्फ उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से लेना देना नहीं है, उसको नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से भी लेना देना जब वो एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहा है। मतलब जब वो एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करेगा तो वो तुम्हारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा कि अगर मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 10 है तो मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? और सिर्फ इतना ही नहीं, वो पिछले सालों से कंपैरिजन भी करता है बाकी तुम्हारी जो इंडस्ट्री है, एंटिटी के इंडस्ट्री के अंदर जो बाकी एंटिटी है उनके साथ भी कंपैरिजन करता है। ओके, तो इस टाइप के ऑडिट प्रोसीजर को तुम क्या कहते हो? एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर। और आपने अभी देखा कि एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर के अंदर तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन भी इंक्लूड होती है। कब आएगा ये इन्वेस्टिगेशन का सीन? जब तुम्हारे डेविएशन होगी। डेविएशन मतलब कोई इनकंसिस्टेंसी मिलेगी ऑडिटर को। इनकंसिस्टेंसी किससे? दो सिचुएशन में इनकंसिस्टेंसी मिल सकती है। क्या? नंबर 1, जहां पर तुम्हारा ऑडिटर एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है एंड सेम असर्शन के ऊपर, सेम आइटम के ऊपर कोई और अदर ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म कर रहा है। तो जो रिजल्ट उसको एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर से मिले, मान लो वो है R1, और जो रिजल्ट उसको अदर ऑडिट प्रोसीजर से मिले, उसको आप बोल सकते हो R2। इन दोनों के बीच में अगर डेविएशन है, इनकंसिस्टेंसी है, तो इसको रिजोल्व करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। और जब तुम्हारा ऑडिटर एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है तो वहां पर वो अपनी वैल्यूज को सेट करता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू सेट करता है। तो जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे इतनी डेविएशन मिलेगी, और जब उसने एक्चुअल में एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, जो उसको एक्चुअल रिजल्ट मिले, इन दोनों के बीच में जो डेविएशन होगी, जो डिफरेंस होगा, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर के अंदर इन्वेस्टिगेशन भी आती है। इन्वेस्टिगेशन किसकी? डेविएशंस की, इनकंसिस्टेंसी की। इनकंसिस्टेंसी में कितनी सिचुएशन कवर्ड है? 2 सिचुएशन कवर्ड है। ये डेफिनेशन तुम्हें बिल्कुल बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ओके, अब चलो आगे। एसे के स्कोप के अंदर क्या चीजें आएंगी? स्कोप क्या है एसे नंबर 520 का? तो स्टैंडर्ड कहता है कि मैं बताऊंगा कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी जब ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करेगा एज दी सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। तो कहता है एसे नंबर 520 इट डील्स विद द ऑडिटर्स यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज दी, ध्यान से देखना, सब्सटेंसिव प्रोसीजर। मतलब जब तुम्हारा ऑडिटर अपने एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज कर रहा है एज दी सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर, ताकि उसको क्या मिल सके? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल सके। इन दैट सिचुएशन एसे नंबर 520 बताता है कि उसको किन सिचुएशन में एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज करना चाहिए, आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। And as a procedure which are near the end of the audit that assist the auditor when forming an overall conclusion on the financial statement। एक बात और, ऑडिटर तुम्हारे एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को सिर्फ ऑडिट के दौरान ही यूज नहीं करता, मतलब जब वो अपने एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा है सिर्फ उसी टाइम पे एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज नहीं करता, बल्कि जब वो अपनी कंक्लूजन फॉर्म करता है नियर द एंड ऑफ ऑडिट, उस टाइम पे भी तुम्हारा ऑडिटर इन एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज करता है। मान लो कि तुम्हारा ऑडिटर ने तुम्हारे प्रॉफिट मार्जिन का एनालिसिस किया, राइट? तो यहां पे भी ये एनालिसिस करना क्या है? तुम्हारा एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर है। एनालिसिस कब किया? नियर द एंड ऑफ ऑडिट, जब ऑडिट खत्म होने वाली है, ये जानने के लिए कि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है एंटिटी को लेकर वो सही है या नहीं है, मतलब वो सही कंक्लूजन पे पहुंचा या नहीं। तो कहता है कि ऐसे नंबर 520 डील करता है कि ऑडिटर कैसे यूज करेगा एनालिटिकल प्रोसीजर को एज द सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर, या फिर एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को नियर द एंड ऑफ द ऑडिट, जो असिस्ट करेगी तुम्हारे ऑडिटर को इन फॉर्मिंग अ कंक्लूजन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उस सिचुएशन में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये ऐसे नंबर 520 के स्कोप में आएगा। ऑब्जेक्टिव क्या लगाया ऐसे नंबर 520 ने ऑडिटर के ऊपर? स्टैंडर्ड कहता है कि तुम्हारे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि उसको रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस
कलेक्ट करने हैं जब वो सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि तेरे को ऐसे एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ऑडिटर, तेरे को ऐसे सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं जिनको परफॉर्म करके तुझे क्या मिले, रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस मिले। रेलिवेंट और रिलायबल किसे कहते हैं, एसए नंबर 500 में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, राइट। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या लगाया, तुझे परफॉर्म करने हैं, डिजाइन करने हैं एनालिटिकल प्रोसीजर नियर द एंड ऑफ ऑडिट। ऊपर जो लिखा हुआ है ना कि तुझे ऐसे एनालिटिकल सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं जिनको परफॉर्म करने के बाद तुझे रिलायबल एंड रेलिवेंट ऑडिट एविडेंसेस मिले। ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ऑडिटर को ऐसे एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने जो उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड करे। नीचे लिखा हुआ है कि दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि तेरे को ऐसे सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने हैं, परफॉर्म करने हैं, कब, नियर द एंड ऑफ द ऑडिट, जो ऑडिटर को असिस्ट करे जब वो अपनी कंक्लूजन फॉर्म कर रहा होगा। किस चीज को लेकर, कि जो तुम्हारी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है those are consistent with auditor's understanding of the entity। मतलब तुम्हारी ऑडिटर ने अपनी ऑडिट कर ली, वो किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच गया, तो जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी तुम्हारी एंटिटी को लेकर और जो तुम्हारी ऑडिटर ने अपनी कंक्लूजन फॉर्म करी है, दोनों की दोनों कंसिस्टेंट है, मतलब कोई डेविएशन तो नहीं। तो अपनी कंक्लूजन को फॉर्म करने के लिए भी ही कैन यूज द एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूं ना एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर एज अ रैप भी लगते हैं, एज अ फैप भी लगते हैं और नियर द एंड ऑफ द ऑडिट भी लगते हैं, और ये असिस्ट करते हैं तुम्हारे ऑडिटर को अपनी कंक्लूजन को फॉर्म करने में। तो थ्रू आउट द ऑडिट तुम्हारा ऑडिटर एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज कर सकता है। लेकिन एसए नंबर 520 के स्कोप में कौन सी सिचुएशन कवर है, दो सिचुएशन कवर है। कौन सी, जहां पर ऑडिटर यूज कर रहा है एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को एज अ सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। क्यों, ताकि उसको मिल सके रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, एंड जहां पर तुम्हारा ऑडिटर अपने सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है नियर द एंड ऑफ द ऑडिट। क्यों, ताकि वो एक ओवरऑल कंक्लूजन पे पहुंच सके, ये जानने के लिए कि भी जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है एंटिटी की और जो उसकी ओवरऑल कंक्लूजन है, क्या उन दोनों के बीच में कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं। मतलब ये जानने के लिए कि वो जिस कंक्लूजन पे पहुंचा वो ठीक कंक्लूजन तो है। ओके, पर्पस क्या है एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर की। एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर के अंदर ऑडिटर कंपैरिजंस करता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल क्या दिया कि पिछले साल मेरी सेल, पिछले साल तक मान लो पिछले साल मेरी सेल 20 लाख रुपए की थी, अभी इस साल मेरी सेल 30 लाख रुपए की हुई। ये 20 लाख से लेकर 30 लाख का ये जो चेंज आया है, ये चेंज किस वजह से आया है। आपका ऑडिटर किस वजह को जानने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो रीजनेबलनेस को समझने की कोशिश कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मैनेजमेंट ने सेल को एप्रोप्रिएट ओवर स्टेट किया हो। तो कहता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करता है कंपैरिजन। आप कंपैरिजन करते हो अपने खुद के एंटिटी के अंदर पिछले साल से, है ना, तुमने जो बजट बनाए हैं उनसे, तुम्हारी जो बाकी एंटिटी है इंडस्ट्री के अंदर उनके साथ, एंड तुम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में। क्यों कर रहे हो तुम ये कंपैरिजंस और इन रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश, ताकि तुम्हारा ऑडिटर एसेस कर सके कि जो अकाउंट बैलेंसेस हैं और ये जो बाकी डाटा दिखाई दे रहा, वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, क्या ये रीजनेबल है या रीजनेबल नहीं है, ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। सेल 25% से ही बढ़नी चाहिए थी जो दिख रही है, या बाकी में जो इंडस्ट्री का ऑन एन एवरेज दिखाई दे रहा है कि 5% से बढ़नी चाहिए थी, तुम्हारी सेल भी 5-7% से ही बढ़नी चाहिए थी, बट तुमने मैनिपुलेशन करी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 25% से तुम्हारी सेल बढ़ी हुई दिखाई दे रही है तो तुमने मैनिपुलेशन करी है, सिर्फ उसको एक इंडिकेशन मिल रही है कि हाँ कुछ तो यहाँ पे अलग है, जहां पे उसको कंफर्ट लेना चाहिए और काम करके देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सेल के अंदर मैनिपुलेशन हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी कंपनी ने कुछ बेटर टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू कर दिया हो, जो टेक्नोलॉजी किसी और के पास नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हारी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी। अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी, तुम्हारी ओवरऑल कॉस्ट कम होगी, तो देयरफॉर तुम्हारा
अल्टीमेटली तुम प्रोडक्ट कम प्राइस पे बेच पा रहे हो। अगर प्रोडक्ट कम प्राइस पे बेच पा रहे हो तो सस्ता हो रहा है, मतलब सेम क्वालिटी तुम अपने कंपेटिटर से कम प्राइस पे दे पा रहे हो तो तुम्हारी सेल बढ़ रही है। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर रिस्क दिखाई दे रहा है तो फिर गलती हुई ही है, लेकिन ये रिलेशनशिप, ये जो कंपैरिजन है, ये तुम्हारे ऑडिटर को हेल्प जरूर करता है रीजनेबलनेस को चेक करने के लिए, राइट। इसने एग्जाम्पल दिया क्या, फॉर इंस्टांस, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कहता है एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन सर्टेन बैलेंसेस विच आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कंपेयरिंग देम दोज दैट एग्जिस्टेड बिटवीन द सेम सेट ऑफ बैलेंसेस इन द प्रीवियस ईयर। कहते हैं तुम कंपैरिजन कर लो, जो इस साल तुम्हें अपने बैलेंस दिखाई दे रहे हैं P&L में और बैलेंस शीट में, सेम अकाउंट में, सेम बैलेंस में पिछले साल क्या बैलेंस दिखाई दे रहा था, कंपैरिजन तुम कर लो, ठीक है। मान लो इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस का तुमने कंपैरिजन किया और इस साल तुम्हें दिखाई दे रहा है कि पिछले साल तो 20 लाख था, सडनली 2 करोड़ का इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो गया। इतने क्या तुमने ज्यादा अपने वर्कर्स हायर कर लिए, इतनी क्या तुमने प्रमोशन दे दी, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है 1-2 यहाँ पे फालतू लगी हुई है, राइट। तो ये बात कह रहा है कि तुम ना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो। बैलेंस शीट में जो तुम्हारे आइटम दिखाई दे रहे हैं, जो तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, उन आइटम के बैलेंसेस का कंपैरिजन करो पिछले साल के बैलेंसेस से। तुम रिकंसाइल कर सकते हो फिजिकल बैलेंस ऑफ एसेट का विद द रेलिवेंट फाइनेंशियल, जो तुम्हारा फिजिकल बैलेंस दिखाई दे रहा है, मतलब जो तुमने फिजिकल काउंटिंग करी अपने एसेट की और जो तुम्हें फाइनेंशियल अकाउंट में बैलेंस दिखाई दे रहा है उसकी तुम रिकंसिलेशन बना सकते हो। ये भी पॉसिबल होगा कि तुम कंपेयर कर सकते हो बैलेंस ऑन दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद दैट ऑफ द प्रीवियस पीरियड। इट वुड बी ऑल्सो पॉसिबल टू कंपेयर द बैलेंसेस, मतलब कहता है कि जो तुम्हें आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस दिख रहे हैं उनको तुम पिछले साल से कंपेयर कर लो। इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड आउट द रीजन फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ दोज ईयर। मैंने तुम्हें एग्जांपल क्या दिया अभी, इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस का, है ना। तो अगर इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस तुम्हारे 20 लाख थे पिछले साल, इस साल 2 करोड़ हो गए, तो ये क्यों हो रहा है, तुम कंपैरिजन कर रहे हो तभी तुम्हें पता लग रहा है कि कोई ना कोई तो रीजन होगा, या तो तुमने प्रमोशंस करे होंगे या नंबर ऑफ इंप्लॉइज और हायर करे होंगे जिस वजह से तुम्हारा इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस बढ़ रहा है, राइट। या फिर कोई गलती है। सो योर ऑडिटर विल बी एबल टू नो कि ये प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज क्यों आ रहा है। प्रॉफिट कैसे हैम्पर होगा, ऑब्वियसली पिछले साल तुम्हारे 20 लाख का तुम इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस बुक कर रहे थे, इस साल तुम 2 करोड़ 20 करोड़ का इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस बुक कर रहे हो, तो प्रॉफिट तो तुम्हारे कम होंगे। आगे कहता है एनालिटिकल प्रोसीजर हेल्प करते हैं इन सेटिंग अप सर्टेन एक्सपेंस रेशियो on the basis of balances which are included in statement of profit and loss account for the period under audit, comparing them with the same ratio for the previous year। मैंने तुम्हें क्या बोला, जब तुम आगे जाके देखोगे ना कि किस किस टाइप के एनालिटिकल प्रोसीजर को तुम्हारा ऑडिटर परफॉर्म कर सकता है, तो रेशियोज उनमें से एक है। तुम ऐसा करो, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेशो इस साल की निकालो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो बोलो या नेट प्रॉफिट रेशो बोलो, और सेम ग्रोस प्रॉफिट रेशो तुम पिछले साल की निकालो और फिर कंपैरिजन करो कि कितने का इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, राइट। यही बात यहां पे लिखी हुई है। इससे होगा क्या, इट इज पॉसिबल टू असर्टेन द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द वेरियस आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर। इसने किसकी बात करी है, एक्सपेंडिचर की। मैं जो एग्जांपल दे रही हूँ प्रॉफिट का दे रही हूँ। तुम ऐसे ही बाकी अपने एक्सपेंस के रेशियोज निकाल सकते हो, पिछले साल के एक्सपेंस की रेशियो निकाल लो, इस साल के एक्सपेंस की रेशियो निकालो और दोनों में कंपैरिजन कर लो, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज आ रहा है, कितना डिक्रीज आ रहा है इन रिलेशन टू सेल्स एंड दैट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट इन रिलेशन टू सेल्स। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि तुमने सेल्स करी तो सेल्स के अगेंस्ट खर्चा किया होगा ना, तो पिछले साल मान लो कि पिछले साल तक तुम्हारी रेशियो कैसी थी, ऐसी थी कि तुम 10 लाख की सेल कर रहे थे और उसके अगेंस्ट 2 लाख का खर्चा था, राइट। सीओजीएस की बात कर लो, इसको कोई भी एक्सपेंस मान लो कि तुम्हारा ऐसा था कि 10 लाख रुपए की तुम्हें सेल करने के लिए 2 लाख का खर्चा करना पड़ता था, तो तुम यहां से अपनी इजीली रेशियो निकाल सकते हो। और इस साल ऐसा हो रहा है कि 20 लाख की तुम सेल कर रहे हो और 5 लाख का तुम्हें खर्चा करना पड़ रहा है, तो तुम यहां पे परसेंटेज निकाल के देखो कि कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है। ऐसा ही काम तुम अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट और सेल के साथ कर सकते हो। ट्रेडिंग प्रॉफिट क्या होता है तुम्हारा, ये ग्रोस प्रॉफिट, तो तुम निकाल सकते हो कि भाई मेरी जितनी सेल्स हुई उन सेल्स में से मेरा पिछले साल ग्रोस प्रॉफिट कितने का था,
है ना। मतलब मैं पिछले साल तक कितने के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर रहा था और इस साल मैंने जितनी सेल्स करी उसके अगेंस्ट मैंने कितना ग्रोस प्रॉफिट कमाया। तो बात क्या हो रही है यहाँ पे, एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर में ऑडिटर रेशियोज निकालता है जिससे उसको इंक्रीज और डिक्रीज का पता लगता है। वो कंपैरिजन करता है पिछले पीरियड में उसके बैलेंसेस क्या थे, बैलेंस शीट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। आगे कहता है अगर डिफरेंसेस मिला तो if the differences are found to be material the auditor would ascertain the reasons। obviously अगर डेविएशन मिल रही है तो रीजन क्या है, and assess whether account have been manipulated to inflate or suppress the profit। मान लो पिछले साल तक तुम्हारा ऐसा हो रहा था कि तुम्हारी जो सेल्स थी राइट और उसका जो ग्रोस प्रॉफिट था, मान लो कि तुम अगर 100 रुपए का सामान बेच रहे थे तो उसके ऊपर तुम 20 रुपए सेव कर रहे थे। मतलब ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या थी तुम्हारी, 20% की थी। लेकिन इस साल ऐसा हो रहा है कि तुम्हारी मैनेजमेंट ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए घटाने के लिए अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैनिपुलेशन करी हुई है राइट। तो यहां पे तुम्हारे ऑडिटर को क्या पता लग जाएगा कि क्या कोई मैनिपुलेशन हुई है टू इन्फ्लेट और सरप्रेस प्रॉफिट। मतलब सेल बढ़ा के दिखाई है या तुमने अपने जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि तुम सेल्स में से सीओजीएस निकालते हो तब तुम्हें ग्रोस प्रॉफिट निकलता है ना, तो ये सीओजीएस में कोई मैनिपुलेशन करी है इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, योर ऑडिटर विल कम टू नो। समझ में आ रही बात। तो ये कह रहा है कि एनालिटिकल जो ऑडिट प्रोसीजर है उनको परफॉर्म करने का पर्पस क्या है, उनको परफॉर्म करने का पर्पस है रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना, रेशियोज को निकालना, कंपैरिजन करना। यही तीनों बातों को लेकर इसने एग्जाम्पल दिए हैं। सेकंड एग्जाम्पल में बात कर रहा है रेशियोज की, जो थर्ड पॉइंट है वो रेशियोज की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है उसकी बात कर रहा है, और फर्स्ट पॉइंट में बात कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में इनफैक्ट बात कर रहा है वो कंपैरिजंस की। समझ में आया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यस, बट तुम्हें ये नहीं भूलना है नीचे दिए हुए यहां से लेकर ये 4 इंस्टेंस के बाद ये सारी चीजें एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब चले आगे। आगे क्या कह रहे हैं स्टैंडर्ड, किस टाइम पे इन एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म किया जा सकता है। मतलब ऑडिट की किस स्टेज पर मैं इन एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकता हूं बीइंग एन ऑडिटर। ये ऑडिटर तुम्हारे स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछता है। तो स्टैंडर्ड ने बोला ये तुम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, तो मैम ने बता ही दिया ना, किसी भी टाइम पे। मतलब जब तुम प्लानिंग करोगे ऑडिट की, अरे बाबा हमने किया भी था ना एसए नंबर 300 में, तुम्हारा ऑडिटर इनको यूज कर सकता है। जब मैं टेस्टिंग करूंगा तब भी, अभी टेस्टिंग की तो बात हो रही थी ना, जब तुम सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो ताकि तुम क्या ऑब्टेन कर सको, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर सको, तो वहां पे भी तुम इन एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज कर सकते हो। और जो कंप्लीशन फेज में, ये दो बातें तो कवर हो रही है ना आपके एसए नंबर 520 में, कि एनालिटिकल प्रोसीजर को मेरा ऑडिटर कब परफॉर्म कर सकता है, नियर दी एंड ऑफ ऑडिट। क्यों, टू इवेल्युएट कि क्या कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है जो तुम्हारे ऑडिटर की कंक्लूजन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है एंटिटी को लेकर, है ना। तो तीनों स्टेज पे तुम इसको कहीं पे भी लगा सकते हो। यही बातें यहां पे लिखी हुई है कि एनालिटिकल प्रोसीजर को तुम ऑल स्टेजेस ऑफ ऑडिट पे परफॉर्म कर सकते हो। एनालिटिकल प्रोसीजर को तुम प्लानिंग ऑफ ऑडिट में इसको यूज कर सकते हो। प्लानिंग स्टेज में एनालिटिकल प्रोसीजर ऑडिटर को क्या हेल्प करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली बात कर रहा है एज अ रैप, इसमें तुम लिख के रखो एज अ रैप, यहां पे तुम लिख के रखो एज अ फैप, और यहां पे तुम लिखो नियर द एंड ऑफ ऑडिट। मतलब नियर दी एज दी इन दी कंप्लीशन फेज, जब तुम्हारी ऑडिट खत्म होने वाली है, जब वो कंक्लूजन को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वो कहता है कि जब तुम्हारा ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर को प्लानिंग स्टेज पे यूज करता है तो वो क्या हेल्प करता है ऑडिटर को, उसको समझ में आता है कि एंटिटी क्या है, उसका इन्वायरमेंट क्या है, मतलब क्लाइंट का बिजनेस क्या है, कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे पोटेंशियल रिस्क है। किस चीज का रिस्क, मटीरियल मिस स्टेटमेंट का। कैसे, बाय इंडिकेटिंग द एस्पेक्ट ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटिटीज बिजनेस। हम देख भी चुके हैं क्या कि तुम्हारा जो ऑडिटर जब रिस्क को इवेलुएट करता है तो वो देखता है ना कि रिस्क किन किन वजह से हो सकता है। तो जो भी तुम्हारी डेवलपमेंट्स होती हैं या कोई भी एंटिटी के बिजनेस में चेंज आता है तब तुम्हारा रिस्क राइज होता है। तो तुम्हारा ऑडिटर इन एनालिटिकल प्रोसीजर को जब प्लानिंग स्टेज पे यूज करता है तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर ऑडिटर को हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट का बिजनेस, टू अंडरस्टैंड कि क्या क्लाइंट के बिजनेस में कोई चेंज आ रहा है ना, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट अराइज हो सकती है।
डिटरमाइनिंग द NTE ऑफ हिज अदर प्रोसीजर, और उसका जो अदर ऑडिट प्रोसीजर होंगे उनका NTE क्या होगा, इसको डिसाइड करने में भी तुम्हारा ये एनालिटिकल प्रोसीजर हेल्प करता है। ये समझ में नहीं आया, इधर आ जाओ एक बार के लिए, मुझे जब तक मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल नहीं दूंगी तुम समझ नहीं पाओगे। ये एग्जाम्पल आई थिंक मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बट मैं फिर से देने वाली हूँ। तुम्हें याद होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तुम दोबारा से सुन लो। सेम ही मैं सेल्स वाला एग्जाम्पल लेके चलूंगी। तुम्हारे ऑडिटर ने ना जब एंटिटी का सेल का इंक्रीज देखा, तो तुम्हारे ऑडिटर को पता लगा कि तुम्हारी एंटिटी का ऑन एन एवरेज, है ना, ऑन एन एवरेज छोड़ो, तुम्हारी एंटिटी का ऑन एन एवरेज नहीं, तुम्हारी एंटिटी का पिछले साल के कंपैरिजन में, अभी देखा ना एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर में ऑडिटर क्या करता है, कंपैरिजन करता है पिछले साल के जो प्रायर पीरियड के आइटम हैं उनके साथ। तो तुम्हारे ऑडिटर ने कंपैरिजन जब किया तो उसको समझ में आया कि पिछले साल के कंपैरिजन में तुम्हारी एंटिटी की सेल के अंदर इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, सेल के अंदर इंक्रीज हुआ है। कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, ये हुआ है तुम्हारे टोटल 25% से इंक्रीज, मतलब ऐसा शो हो रहा है जो उसको फिगर्स दिखाई दे रही है, राइट। लेकिन जब तुम्हारे ऑडिटर ने इंडस्ट्री का एवरेज निकाला, सेम ही एग्जांपल है, जब इंडस्ट्री का एवरेज निकाला तो उसको समझ में आ रहा है इंडस्ट्री की ऑन एन एवरेज तो सारी की सारी जो बाकी कंपनी है, बाकी एंटिटीज है जो सेम टाइम के बिजनेस में काम करे, उनकी तो सेल सिर्फ 5%, 7%, 2% ऐसे बढ़ रही है, मेरी एंटिटी के 25% से कैसे बढ़ गया, है ना। और आपका ऑडिटर जब कंपैरिजन कर भी रहा कि आज तक तुम्हारी एंटिटी की जो सेल्स बढ़ती आ रही थी वो भी 2%, 5%, 7% से बढ़ रही थी, सडनली 25% इंक्रीज कैसे हो गया। तो ऑडिटर को यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, आप मुझे बताओ, ऑडिटर को यहां पे गलती दिखाई दे रही है या रिस्क दिखाई दे रहा है। ऑडिटर को रिस्क दिखाई दे रहा है कि हाँ ये जो एक अजीब सा इंक्रीज सेल्स के अंदर दिखाई दे रहा है, हो सकता है ये इस तरफ इंडिकेशन कर रहा है कि तुम्हारी एंटिटी ने अपनी सेल्स के अंदर मैन्युपुलेशन करी हो, है ना, सेल्स को क्या किया हो, मैन्युपुलेट किया हो, ओवरस्टेट किया हो। तो क्या अब इस रिस्क को जब तुम्हारे ऑडिटर को दिखाई दे रहा है, क्या अब इस रिस्क को देखने के बाद ऑडिटर चू चा चप करके बैठ जाएगा या आगे कुछ काम करेगा। कॉमन सेंस की बात है ना, आगे काम करेगा तभी तो वही देख पाएगा भाई इस रिस्क की वजह से क्या सही में कोई मैनिपुलेशन हुई है तुम्हारी सेल्स के अंदर या नहीं। तो वो डिसाइड करेगा ना अपने एंटी ऑफ अदर प्रोसीजर। समझ में आ रही है तुम्हें बात क्या चल रही है। ये कह रहा है कि जब तुम्हारा ऑडिटर प्लानिंग स्टेज पे एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करता है तो ये तुम्हारे ऑडिटर को हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट का बिजनेस। ये इंक्रीज ना इस वजह से हुआ है यार, क्योंकि अभी क्या हुआ है, ऐसे कुछ चेंजेस आए हैं जिस टाइप की बिजनेस इन्वायरमेंट में मेरा क्लाइंट काम कर रहा है जो मेरे बिजनेस के लिए बहुत सपोर्टिंग है, जिसकी वजह से मेरी सेल्स बढ़ रही है ना। तो फिर तो रीजनेबल है तुम्हारी सेल्स बढ़ रही है। तो ये क्या कह रहा है कि ये हेल्प करता है तुम्हारे ऑर्डर को अंडरस्टैंड कि क्लाइंट का बिजनेस क्या। बात हो रही है रिस्क की, राइट। अंडरस्टैंड करता है, हेल्प करता है ऑडिटर को टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क। मैंने अभी क्या ढूंढा यहाँ पे, एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करके रिस्क ही तो ढूंढा कि सेल्स के अंदर रिस्क है, राइट। तो ये भी तुम्हारे ऑडिटर को हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ पोटेंशियल रिस्क। कैसे, बाय इंडिकेटिंग द एस्पेक्ट ऑफ और एंड एनी डेवलपमेंट इन दी एंटिटी बिजनेस, कि भाई एंटिटी के बिजनेस में कोई चेंजेस आए हैं, उसका एस्पेक्ट क्या है जिसकी वजह से तुम्हारी एंटिटी के अंदर कोई रिस्क अराइज हो रहा है। एंड ये हेल्प करता है ऑडिटर को ये डिसाइड करने में कि जो उसके बाकी के अदर ऑडिट प्रोसीजर हैं उनका एंटिटी क्या होगा। तो तुम्हारा ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर को प्लानिंग के स्टेज पे यूज करता है। इसको तुम लिख सकते हो एज अ रैप। इसके बाद रैप लगाने के बाद तुम क्या करोगे, फैप लगाओगे। मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर को कहां पे यूज किया जाता है, टेस्टिंग स्टेज पे एज अ फैप। मतलब ऑडिटर यहां पे क्या कर रहा होगा, एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज करके सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा होगा। यही बात यहां पे लिखी है। क्या, एनालिटिकल प्रोसीजर में बी यूज्ड एज द सब्सटेंसिव प्रोसीजर, जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे भाई, यही तो पढ़ रहे हैं ऐसे नंबर 520 में। क्यों, टू ऑब्टेन दी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, यही तो करते हैं फैप लगा के। टू फॉर्म, जब तुम्हें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल जाते हैं तो ऑडिटर उससे क्या करता है, वो एक कंक्लूजन पे पहुंचता है, उसको बेस मिलता है टू फॉर्म दी ऑडिटर्स कंक्लूजन। ओके, तीसरा पॉइंट कहता है एनालिटिकल प्रोसीजर को तुम नियर द एंड ऑफ ऑडिट, मतलब कंप्लीशन फेज में भी यूज कर सकते हो। ऑडिटर में यूज द ऑडिट प्रोसीजर नियर द एंड ऑफ द ऑडिट
while forming the conclusion as to किस चीज को लेकर कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो आपके ऑडिटर ने कंक्लूजन बनाई ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या वो कंसिस्टेंट है विद द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी या नहीं। मतलब कंक्लूजन फॉर्म करने के लिए भी यू कैन यूज द एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर। अभी तक तुमने क्या पढ़ा? एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब जो तुम्हें लर्न करना है, स्कोप तुम पढ़ के छोड़ सकते हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज पर एसए नंबर 520, ये तुम्हें याद करना है ना। और अब तुमने क्या पढ़ा? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कहां कहां पे एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज किया जा सकता है। 3 फेजेस में यूज किया जा सकता है। अगर सही बोले तो थ्रू आउट द ऑडिट यूज किया जा सकता है, प्लानिंग से लेकर टेस्टिंग से लेकर आपके नियर दी एंड मतलब कंप्लीशन फेज तक। रैप फैप कंप्लीशन, इसको ऐसे याद रख सकते हो, रैप फैप कंप्लीशन। अब चलते हैं आगे। अब है आपके सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर की बात। आप मुझे बताओ, 2 ही टाइप के प्रोसीजर यहां पे कवर है ना ऐसे नंबर 520 में। कौन से? ऐसे जहां पर तुम्हारा ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज कर रहा है एज द सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। क्यों? ताकि उसको क्या मिल सके? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और दूसरा, जहां पे ऑडिटर एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज कर रहा है इन द कंप्लीशन फेज ऑफ द ऑडिट, नियर द एंड ऑफ द ऑडिट। ये 2 ही चीजें तुम्हें पढ़नी है। इसके बाद तुम इन्वेस्टिगेशन पढ़ोगे। हमने अभी देखा ना कि एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद जो इनकंसिस्टेंसी मिलती है उसको रिजोल्व करने के लिए, उसके ऊपर फर्दर काम करने के लिए ऑडिटर को इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ती है, वो भी एनालिटिकल प्रोसीजर के स्कोप में ही आती है ना। तो सबसे पहले इसने क्या उठाया है? सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो स्टैंडर्ड कहता है, ध्यान से सुनना, कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करेगा तुम्हारा ऑडिटर जब वो सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहा होगा। मतलब ऑडिटर विल कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स फॉर द सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। क्यों परफॉर्म करने उसको सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर? ताकि उसको रिलायबल और रेलिवेंट ऑडिट एविडेंसेस मिल सके, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल सके। तो स्टैंडर्ड कहता है कि तुम्हारा ऑडिटर देखेगा अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा। अगर किसी ट्रांजैक्शन के रिलेशन में डाटा ही नहीं अवेलेबल है, मतलब मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं पिछले साल से, बट पिछले साल का तो डाटा ही नहीं अवेलेबल है, मेरी तो एंटिटी बनी ही साल में है, तो क्या मैं कंपैरिजन करके एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर पाऊंगा? नहीं। तो जब तुम सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करने वाले हो, जो तुम सोच रहे हो कि मैं अपने एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए इन प्रोसीजर को यूज कर लूंगा, तो तुम सबसे पहले क्या सोचो? क्या डाटा अवेलेबल है? अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहता है द अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल, और सिर्फ डाटा अवेलेबल नहीं होना चाहिए, डाटा कैसा होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए, रेलिवेंट डाटा होना चाहिए। इट विल फैसिलिटेट द इफेक्टिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तब ही तुम्हारा ऑडिटर इफेक्टिव एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म कर पाएगा। एग्जांपल मैंने तुम्हें अभी बताया। दूसरा, जितनी ज्यादा डाटा के अंदर डिसएग्रीगेशन होगी उतना ज्यादा बेटर है। डिसएग्रीगेशन का मतलब क्या? जितनी ज्यादा बटा हुआ डाटा है, मतलब एक तो तुम्हारी एंटिटी ने एक सेल्स की फिगर दे दी कि हमारी टोटल सेल्स इतनी हुई, ये पकड़ो इनवॉइसेस, एक तो ये डाटा है। दूसरा, तुम्हारी एंटिटी पता क्या कह रही है? ये मेरी प्रोडक्ट ए से सेल है, ये मेरी प्रोडक्ट बी से सेल है, ये मेरी प्रोडक्ट सी से सेल है, ये मेरी इस एरिया की सेल है, ये मेरी इस एरिया की सेल है, ये मेरी इस रीजन, मतलब उसने बहुत ज्यादा डिसएग्रीगेट करके डाटा दे दिया। तो ज्यादा बेटर डाटा कौन सा होगा? डिसएग्रीगेटेड डाटा। मतलब एक तो तुम्हारी एंटिटी कह रही है ये मेरा टोटल एक्सपेंसेस है ट्रेवलिंग का, एक तुम्हारी एंटिटी कह रही है कि जब तुम्हारा एम्प्लॉय ट्रेवल करता है तो ये उसका मील का एक्सपेंस है, ये उसका स्टे का एक्सपेंस है, ये उसका अदर एक्सपेंस है। तो तुम्हारे डाटा के अंदर जितनी ज्यादा डिसएग्रीगेशन होगी उतना बेटर होगा फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर। तो स्टैंडर्ड कहता है द डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन इन द अवेलेबल डाटा कैन डायरेक्टली अफेक्ट द डिग्री ऑफ इट्स यूजफुलनेस। अभी मैंने तुम्हें बोला जितना ज्यादा डिसएग्रीगेशन होगी ना डाटा के अंदर, उतना ज्यादा तुम्हारा ये डाटा यूजफुल होगा फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर इन डिटेक्टिंग द मिस स्टेटमेंट ऑल्सो। राइट। आगे कहता है अकाउंट टाइप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर जनरली जो तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो आइटम्स होते हैं उनके लिए सुटेबल होते हैं, ना कि तुम्हारे बैलेंस शीट के आइटम्स के लिए।
है ना, यही बात यहां पे लिखी हुई है। देखो सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर आर मोर यूजफुल फॉर सर्टेन टाइप ऑफ अकाउंट्स देन फॉर अदर, मतलब कुछ अकाउंट के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं देन दी अदर। इनकम स्टेटमेंट के जो अकाउंट होते हैं, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के जो अकाउंट्स होते हैं, रेंट का अकाउंट, खर्चे का अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस, एम्प्लॉयज बेनिफिट का एक्सपेंस, मतलब जो तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस के जो आइटम्स होते हैं, टेंड टू बी मोर प्रिडिक्टेबल। एक बात तुम्हें और याद रखनी है, जहां पर तुम्हारा ऑडिटर प्रिडिक्ट कर सकता है सिचुएशन को, रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकता है, वहां पर एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना बहुत यूजफुल होगा, ज्यादा यूजफुल होगा। कहता है कि इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट टेंड टू बी मोर प्रिडिक्टेबल बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द एक्यूमुलेटेड ट्रांजैक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वेयर एज जो बैलेंस शीट के अकाउंट्स होते हैं दे रिप्रेजेंट द नेट इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एट अ पॉइंट इन टाइम। आप जब तुम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को बुक करते हो, वहां पे तुम दिखाते हो अपने इनकम को, एक्सपेंस को, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वेयर एज तुम्हारी बैलेंस शीट पोजीशन क्या दिखाती है, एज ऑन 31 मार्च एट अ पॉइंट इन टाइम। तो देयरफॉर एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को अगर तुम अपने इनकम आइटम्स के ऊपर, इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स के ऊपर परफॉर्म करते हो, देन इट इज मोर यूजफुल एज कंपेयर टू जहां पे तुम इनको यूज कर रहे हो अपने बैलेंस शीट के आइटम्स के ऊपर, राइट, और आर सब्जेक्ट टू ग्रेटर मैनेजमेंट जजमेंट, या फिर जहां पे मैनेजमेंट की जजमेंट जहां पे ज्यादा इन्वॉल्व होती है, वहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर इतने सुटेबल नहीं होते, राइट। आगे कहता है सोर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स मतलब क्या, कुछ जो तुम्हारी ट्रांजैक्शंस हैं, जो ट्रांजैक्शन प्रिडिक्टेबल नेचर की हैं, जहां से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जा सकती, प्रिडिक्टेबिलिटी है, वहां पे एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर विल बी मोर सुटेबल। लेकिन जो ट्रांजैक्शन प्रिडिक्टेबल नेचर की नहीं है, नॉन रूटीन नेचर की है, अनयूजुअल नेचर की है, ऐसी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती नहीं है, तो तुम्हारा ऑडिटर कंपैरिजन किससे करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना इतना सुटेबल नहीं है। तो कहता है सम क्लासेस ऑफ द ट्रांजैक्शन टेंड टू बी मोर प्रिडिक्टेबल बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरस सिमिलर ट्रांजैक्शन, मतलब जो तुम्हारी रूटीन नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, वहां पे उन ट्रांजैक्शंस में प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वो एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही है, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही है, जैसे कि सेल की होगी, जो तुम्हारी एंटिटी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है उसकी ट्रांजैक्शन, वेयर एज जो तुम्हारी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो नॉन रूटीन नेचर की होती हैं, सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, वहां पे जो तुम्हारी प्रिडिक्टेबिलिटी होती है वो प्रिडिक्टेबिलिटी कम होती है और मैनेजमेंट की जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व होती है। तो यहां पे क्या होता है, ऐसे सिचुएशन के अंदर तुम्हारा ऑडिटर किसी ट्रेंड को एस्टेब्लिश नहीं कर पाता, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पाता, देयरफॉर एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यहां पे परफॉर्म करना इतना सुटेबल नहीं होता, राइट। आगे इसने बात प्रिडिक्टेबिलिटी की करी है, वही जहां पे डाटा को तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो, ट्रेंड को तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो, वहां पे तुम अपने सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट को प्रोसीजर को तुम परफॉर्म करोगे, इट विल बी मोर सुटेबल। तो स्टैंडर्ड कहता है सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर मोर एप्रोप्रिएट कब होंगे, व्हेन एन अकाउंट बैलेंस या फिर रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम ऑफ डाटा आर प्रिडिक्टेबल। जैसे कि तुम एक रिश्ता एस्टैब्लिश कर सकते हो ना, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स के बीच में, सेल ऑफ और कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बीच में, या फिर ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश रिसिप्ट के बीच में। तो जहां पे तुम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हो, जहां पे तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो, वहां पे एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना विल बी मोर एप्रोप्रिएट। अ प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप इज वन दैट मे रीजनेबली बी टू बी एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू ओवर अ टाइम। कहता है प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप किसे कहेंगे, एक ऐसा रिश्ता जो तुम्हें पता है कि एग्जिस्ट करेगा, मतलब तुम्हें पता है कि अगर सेल होगी तो सेल के रिलेशन में तुमने कोई ना कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स भी तो इनकर करी होगी और ये रिलेशनशिप विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को तुम क्या कह रहे हो, प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप। जिस डाटा के अंदर प्रिडिक्टेबिलिटी है, जिस डाटा के अंदर जो आइटम्स है उनके रिलेशनशिप्स की प्रिडिक्टेबिलिटी है, वहां पे सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना विल बी मोर एप्रोप्रिएट। नेचर ऑफ असर्शन, एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर कुछ असर्शन के रिलेशन में ज्यादा बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ असर्शन। मतलब
फिर से वही बोलूंगी, जो तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड असर्शन है उनके रिलेशन में ये ज्यादा बेटर एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं। मतलब मैम हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इससे अगला जब तुम चैप्टर करोगे ना उसके अंदर तुम्हें असर्शन ही असर्शन देखने को मिलेगी, तुम्हें सब समझ में आएगा। अभी के लिए समझो, तुम्हारा एसेट जो है, तुम्हारा एसेट तुम्हारा राइट है कि ऑब्लिगेशन है। मैम ये क्या बात हुई, तुम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल्डिंग दिखाते हो, लैंड दिखाते हो, वो तुम्हारा राइट है या बोझ है तुम्हारे ऊपर, लाइबिलिटी है। तुम बोलोगे मैम ऑब्वियसली हमारा राइट है ना, उसके ऊपर हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, राइट और ऑब्लिगेशन मतलब जहां पे एसेट है, लाइबिलिटी, बैलेंस शीट के आइटम्स है, वहां पे एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना इतना सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि तुम्हारी एंटिटी ने जो अपनी सेल्स दिखाई हुई है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं, वो एक्यूरेट है या नहीं, वो इसी साल में हुई है या नहीं, ऐसी असर्शन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है, इनके रिलेशन में एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना इज मोर एप्रोप्रिएट। यही बात यहां पे लिखी हुई है। क्या, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर मे बी मोर इफेक्टिव कब, इन प्रोवाइडिंग द एविडेंस फॉर सम असर्शन जैसे कि कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन देन द अदर असर्शन दैट इज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। राइट्स ऑब्लिगेशन तुम्हारी बैलेंस शीट से रिलेट करती है और ये तुम्हारी कंप्लीटनेस वैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। प्रिडिक्टिव एनालिटिकल प्रोसीजर यूजिंग द डाटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड टू एड्रेस द कंप्लीटनेस वैल्यूएशन मेजरमेंट एंड अक्यूरेंस। कहता है कि क्या हो गया, कहता है कि जो प्रिडिक्टिव एनालिटिकल प्रोसीजर है, राइट, जहां पर तुम डाटा एनालिटिक्स का यूज कर रहे हो, हम डाटा एनालिटिक्स पढ़ चुके हैं, टेक्निक्स है, राइट, इसको तुम यूज कर सकते हो टू एड्रेस दी फॉलोइंग असर्शन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, मेजरमेंट एंड अक्यूरेंस। इसको तुम काट सकते हो। क्यों काट सकते हो, जब ये आएगा ना लिखने पॉइंट, तो इस पॉइंट की कोई सेंस नहीं बनती, इसको नोट में लिखना चाहिए था, इसको तुम काट सकते हो। आगे लिखो, आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, इनहेरेंट रिस्क और व्हाट कैन गो रॉन्ग। देखो अगर तुम्हें पता है किसी ट्रांजैक्शन के अंदर, किसी अकाउंट बैलेंस के अंदर इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में तुम्हें टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करना चाहिए, एनालिटिकल प्रोसीजर वोंट बी सुटेबल। तो कहता है कि व्हेन वी आर डिजाइनिंग द ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस द इनहेरेंट रिस्क, या फिर क्या गलत हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग, वी कंसिडर द नेचर ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इफ सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन द एविडेंस। कहता है कि हम इनहेरेंट रिस्क देखते हैं जब हम अपनी रिस्पॉन्सेज को डिजाइन कर रहे होते हैं, और जहां पे इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, where the inherent risk is higher, we may design test of details। तो यहां पे कह रहा है कि जब तुम अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करोगे ना, तो सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने की बजाय बेटर क्या होगा कि तुम टीओडी डिजाइन करो। सो इट विल बी बेटर दैट योर टेस्ट ऑफ डिटेल्स शुड बी डिजाइंड, यहां पे कह रहा है इन ऑर्डर टू एड्रेस द हायर इनहेरेंट रिस्क व्हेन सिग्निफिकेंट रिस्क हैव बीन आइडेंटिफाइड। जब तुमने ऑडिट में अपना एसए नंबर 315 लगाया, वहां पे जब तुमने रिस्क की असेसमेंट करी और ये समझा कि एंटिटी के किस एरिया के अंदर कितना रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का, अगर तुम्हारे ऑडिटर को कोई सिग्निफिकेंट रिस्क मिले हैं, if your auditor has identified any significant risk, सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब जैसे रिस्क ऑफ फ्रॉड मिला है, रिस्क रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इन्वॉल्व है, तो अगर कहीं पे सिग्निफिकेंट रिस्क मिले हैं, ऑडिट एविडेंसेस अगर तुम सिर्फ कलेक्ट कर रहे हो बाय यूजिंग ओनली दी एनालिटिकल प्रोसीजर, तो वो सफिशिएंट नहीं होगा। वो कहता है फिर वहां पे तुम क्या कर सकते हो, या तो टीओडी लगाओ, टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगाओ, या कॉम्बिनेशन लगाओ सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर का और टेस्ट ऑफ डिटेल्स का, ताकि तुम्हें क्या मिल सके, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल सके। क्या था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारा ऑडिटर एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज करने की सोच रहा है, कहां पे, एज दी सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। क्यों यूज करने की सोच रहा है, ताकि उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल सके। क्यों चाहिए उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच सके। तो उसको किन किन फैक्टर्स को देखना है ये डिसीजन लेने के लिए कि क्या मुझे सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या अंडरस्टैंड किया, अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। काम करना चाहते हो ना, कंपैरिजन करना चाहते हो, डाटा अवेलेबल है,
रेलिवेंट रिलायबल डाटा अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, डिसएग्रीगेशन, जितना बेटर डिसएग्रीगेशन होगी, जितनी ज्यादा डिसएग्रीगेशन होगी, उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट तुम्हारे एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर प्रोवाइड करेगा। तुम्हारे एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर जनरली जो इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट होते हैं उन पे ज्यादा अप्रोप्रिएट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। सोर्स का मतलब क्या हुआ, कुछ जो तुम्हारी ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, दीज आर मोर प्रिडिक्टेबल, जैसे तुम्हारी रूटीन नेचर के ट्रांजैक्शन, वेयर एज जो तुम्हारी नॉन रूटीन नेचर के ट्रांजैक्शंस होती है, दोज आर नॉट दैट मच प्रिडिक्टेबल। जहां पे प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है वहां पे एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज करना इज नॉट अप्रोप्रिएट। आगे इसने बोला, उसी प्रिडिक्टेबिलिटी को इसने उठाया कि जहां पे प्रिडिक्टेबल है वहां पे यूज करो, जहां पे प्रिडिक्टेबल नहीं है वहां पे यूज मत करो। नेचर ऑफ असर्शन, जैसे तुम्हारी कंप्लीटनेस होगी, वैल्यूएशन होगी, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड तुम्हारी असर्शंस है, वहां पे एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को तुम यूज करते हो तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है एज कंपेयर टू बैलेंस शीट की असर्शन, जैसे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट। जहां पर जिन आइटम्स के अंदर इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होता है वहां पे तुम्हें एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की बजाय क्या प्रेफर करना चाहिए, टेस्ट ऑफ डिटेल्स को यूज करना प्रेफर करना चाहिए। जहां पर सिग्निफिकेंट रिस्क होता है वहां पर सिर्फ एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज करने का नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें क्या सोचना चाहिए कि मैं सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर नहीं, सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स के कॉम्बिनेशन को यूज कर लेता हूं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। समझ में आ रहा है यहां तक? अब चलो आगे। आगे कहता है कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं एज दी सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। मतलब तुम्हारा ऑडिटर ऊपर तो सीख लिया कि किस किस सिचुएशन में वो परफॉर्म कर सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स को वो कंसीडर करेगा, अब कौन कौन सी टेक्निक को वो यूज कर सकता है एज दी सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर, इसकी मैं बात कर रही थी। नंबर 1 है आपका ट्रेंड एनालिसिस। क्या है? ट्रेंड। ऑडिटर ट्रेंड को एस्टैब्लिश करता है, पिछले 2-3 सालों में कितने % से मेरी सेल्स बढ़ रही थी, तो उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए मेरी सेल्स आगे बढ़नी चाहिए ना। तो कहता है इट इज द कंपैरिजन ऑफ करंट डाटा। इस साल की सेल कितने से बढ़ी? 5% से, मान लो 20% से। तो तुम्हारा ऑडिटर कंपैरिजन करता है करंट डाटा का किसके साथ? प्रायर पीरियड के बैलेंस के साथ या ट्रेंड के साथ, कि अभी तक ट्रेंड क्या है पिछले 5 सालों का, इन 2 और मोर। इसने 2 या 2 से ज्यादा साल इसने मेंशन करे कि पिछले 2 या 2 से ज्यादा साल, मतलब मान लो मैंने बोला 5 साल, तो पिछले 5 सालों से तुम्हारी जो सेल है वो कितने % से बढ़ रही है, क्या ट्रेंड है, राइट। ऑडिटर इवेल्युएट करता है फिर कि ये जो करंट बैलेंस है एक अकाउंट का, क्या ये मूव कर रहा है ट्रेंड की लाइन में, इन लाइन विद द ट्रेंड एस्टैब्लिश्ड विद द प्रीवियस बैलेंस फॉर दैट अकाउंट, और बेस्ड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर दैट मे कॉज द अकाउंट टू चेंज। मतलब क्या वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है या ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा, और अगर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा तो फिर वो फैक्टर्स देखेगा कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है जिसकी वजह से आपके ट्रेंड में कोई चेंज आया है। इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हारा ऑडिटर सेल्स की फिगर को चेक कर रहा था, ठीक है, तो उसको दिखाई दिया कि अगर मैं कंपैरिजन करूं पिछले साल का सेल्स का और इस साल का, अगर मैं सेल्स देखूं तो दोनों का अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, डिफरेंस निकाल रहा हूं, परसेंटेज निकाल रहा हूं, तो मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकल के आ रहा है 30% का। बट जब मैं पिछले 5 सालों का इंक्रीज देख रहा हूं मेरी ही एंटिटी का, तो मुझे समझ में आ रहा है एंटिटी के अंदर तो एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि 2%, 3%, मतलब 5% से ज्यादा तो कभी सेल में इंक्रीज आया ही नहीं, तो सडनली 30% का सेल के अंदर इंक्रीज कैसे आ गया? मतलब यहां पे क्या है कि जो तुम्हारा सेल्स है, ये जो पर्टिकुलर करंट डाटा है, वो इन लाइन विद ट्रेंड मूव नहीं हो रहा है ना। तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन एक ये हो सकता है कि भाई कुछ सिचुएशन में चेंज आया है। सिचुएशन में चेंज क्या आ सकता है? तुम्हारी एंटिटी ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर ली है जो बाकी इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है, कॉस्ट कम होगी, प्राइस कम हो गए, मतलब सेम क्वालिटी पे कम प्राइस पे तुम गुड ऑफर करो, फटाफट तुम्हारी सेल्स हो रही है, तो सडनली एक तुम्हें हाइक दिखाई दे रहा है सेल में, तो ये जेन्युइन रीजन है ना। तो ये कह रहा है कि तुम्हारा ऑडिटर ना ट्रेंड का एनालिसिस करता है जब वो एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करता है, ये देखने के लिए कि जो करंट डाटा है, क्या ये जो करंट बैलेंस है तुम्हारे अकाउंट का, वो ट्रेंड की लाइन में मूव कर रहा है या ट्रेंड की लाइन में मूव नहीं कर रहा है, या वो अंडरस्टैंडिंग देखेगा उन फैक्टर्स की जिसकी वजह से अकाउंट के अंदर चेंज आ सकता है, राइट। आगे कह रहा है वो रेशियो एनालिसिस करेगा।
अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल भी देखा था, तुम रेशियोज निकाल लो करंट ईयर की, पिछले साल की रेशियोज निकालो, कंपैरिजन कर लो। तो कहता है रेशियो एनालिसिस इज ऑल्सो यूजफुल फॉर एनालाइजिंग द एसेट एंड लाइबिलिटी अकाउंट। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि रेशियो एनालिसिस किस टाइप के अकाउंट के लिए ज्यादा बेटर है। सो इट इज मोस्टली यूजफुल फॉर एनालाइजिंग द एसेट एंड लाइबिलिटी अकाउंट एज वेल एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी और तुम्हारा बैलेंस शीट के आइटम भी, ग्रोस प्रॉफिट रेशो है ना, या कोई एसेट टर्नओवर रेशो, तो तुम किसी की भी रेशो निकाल सकते हो। An individual balance sheet account is difficult to predict on its own, but its relationship to another account is often more predictable. That is trade receivable balance to the related sales. कहता है कि अगर मैं एक इंडिविजुअल बैलेंस को देखूं तो उसको प्रिडिक्ट कर पाना इतना इजी नहीं है कि भाई ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं उसको सेल के साथ कंपेयर करूं, किसी और अकाउंट के साथ उसको जोड़ू जिसके साथ उसका रिश्ता है, किसके साथ रिश्ता है, ट्रेड रिसीवेबल कहां से निकलते हैं, तुम्हारी सेल से, मतलब जब तुम सेल्स करोगे तो ही डेटर बनेंगे ना, तो वहां पे प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा है। और हमने अभी देखा कि जहां प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा है वहां पे तुम्हारे एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। आगे कहता है रेशो तुम कंपेयर कर सकते हो ओवर अ टाइम, अभी तो बोला इस साल की तुम निकाल लो ना रेशो और फिर पिछले साल की रेशो से कंपेयर कर लो, और टू द रेशो ऑफ सेपरेट एंटिटी, सिर्फ इतना ही नहीं, तुम अपनी ग्रोस प्रॉफिट रेशो निकाल लो, जो तुम्हारी इंडस्ट्री में सेम टाइप की एंटिटी है उसके साथ कंपेयर करो विद इन द ग्रुप। और अच्छा ये बात कर रहा है विद इन द ग्रुप की, मतलब ये अपने ही ग्रुप की बात कर रहे हैं। ग्रुप मतलब क्या कि मेरी जो सबसी है, मेरी जो जेवी है, उनके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं, या फिर जो बाकी कंपनी है सेम इंडस्ट्री में, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था ये इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो तुम्हारी इंडस्ट्री में सेम टाइप की एंटिटी उनकी ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालो और उनका मार्जिन उनका कंपेरिजन करो। तो ये भी क्या हुआ, तुम्हारा एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर हुआ। तो क्या हुआ, सबसे पहले तुम ट्रेंड एस्टैब्लिश कर सकते हो, ट्रेंड निकाल सकते हो, दूसरा रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, तीसरा रीजनेबलनेस टेस्ट। रीजनेबलनेस टेस्ट का मतलब ये हुआ क्या ये होना भी चाहिए था, मतलब सब कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, बट ये होना भी चाहिए था। क्या कह रही है, कहता है अनलाइक द ट्रेंड एनालिसिस दिस एनालिटिकल प्रोसीजर डज नॉट रिलाई ऑन द इवेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड, बट ये किसके ऊपर रिलाई करता है, नॉन फाइनेंशियल डाटा के ऊपर। ये ट्रेंड ट्रूंड नहीं देखता, ये क्या करता है, नॉन फाइनेंशियल डाटा के ऊपर फोकस करता है। दैट इज ऑक्यूपेंसी रेट टू एस्टिमेट रेंटल इनकम और इंटरेस्ट रेट टू एस्टिमेट इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस। कहता है मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम रेंट दिखा रहे हो, रेंट की इनकम मान लो 20 लाख रुपए की है ना, तो रेंटल इनकम कैसे आई होगी, मान लो ये आई होगी जितने भी रूम या जो भी तुमने रेंट पे दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय, मान लो रूम दिए हुए हैं, जितने भी रूम तुमने रेंट पे दिए हुए मल्टीप्लाई बाय जितने भी रूम तुम्हारे चढ़े हुए हैं रेंट के ऊपर, है ना, तो इससे तुम्हारी टोटल जितने भी रूम तुमने रेंट पे दिए हुए मल्टीप्लाई बाय जो तुम्हारा रेंट है पर रूम का, है ना, तो यहां से तुम्हारी क्या होगी, रेंटल इनकम। लेकिन तुम्हारा ऑडिटर यहाँ पे क्या देखना चाह रहा है, वो ये नहीं देखना चाह रहा है जो उसको ऑन पेपर दिख रहा है, वो देख रहा है कि ये 20 लाख की रेंटल इनकम रीजनेबल भी है या नहीं। मतलब अगर वो ऑक्यूपेंसी देखे, उनकी ऑक्यूपेंसी तो उसको ज्यादा दिखाई दे रही है, मतलब वही हो गया ना, जितने भी तुम्हारे नंबर ऑफ रूम्स उसको दिखाई दे रहे हैं, फिल्ड रूम्स जो रेंट पे चढ़े हुए हैं वो तो उसको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और ये रेंटल इनकम उसको कम दिखाई दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं मैनेजमेंट ने अपना प्रॉफिट कम करने के लिए इनकम कम बुक करी हुई है। तो यहां पर जब तुम्हारा ऑडिटर रीजनेबल टेस्ट करता है तो वो फाइनेंशियल डाटा के ऊपर फोकस्ड नहीं होता, वो कौन से डाटा के ऊपर फोकस्ड होता है, ही इज फोकस्ड ऑन द नॉन फाइनेंशियल डाटा। या फिर जो तुम इंटरेस्ट का एक्सपेंस बुक कर रहे हो, है ना, इंटरेस्ट की इनकम बुक कर रहे हो, उसका तो कंपैरिजन करेगा टू द इंटरेस्ट रेट। These tests are generally more applicable to income statement accounts and certain accrual और प्रीपेमेंट अकाउंट। कहते हैं कि जनरली ये कहाँ पे ज्यादातर यूज किए जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स के ऊपर ज्यादा यूज किए जाते हैं, या फिर जहां पर तुम्हारा कोई अक्रूड एक्सपेंसेस या अक्रूवल नेचर का अकाउंट है या प्रीपेमेंट नेचर का अकाउंट है। फिर कहते हैं स्ट्रक्चरल मॉडलिंग तुम यूज कर सकते हो। अब ये स्ट्रक्चरल मॉडलिंग क्या होता है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होते हैं, राइट तो स्टैटिस्टिक टेक्निक होती है जिनको तुम यूज करते हो टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट। तो कहते हैं मॉडलिंग टूल कंस्ट्रक्ट्स अ स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग इज अ मॉडलिंग टूल जो एक स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाता है फ्रॉम द फाइनेंशियल
और नॉन फाइनेंशियल डाटा ऑफ प्रायर अकाउंटिंग पीरियड्स। और इससे होगा क्या, तुम प्रिडिक्ट कर पाओगे करंट अकाउंट के बैलेंसेस, मतलब तुम पीछे का ट्रेंड देखोगे, राइट। एक टूल है, ये टूल एक मॉडल बना देगा तुम्हारे लास्ट प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके, और उस टूल को तुम यूज कर पाओगे फॉर प्रिडिक्टिंग द ट्रेंड, कि मतलब अब फ्यूचर में क्या होगा। जैसे इसने एग्जांपल दिया लीनियर रिग्रेशन का। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स व्हिच मे बी यूज्ड बाय योर ऑडिटर फॉर परफॉर्मिंग द सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर। कौन कौन सी, ट्रेंड का एनालिसिस, बोलो, ट्रेंड का एनालिसिस, रेशियो का एनालिसिस, और तुम्हारा रीजनेबलनेस टेस्ट, और ये तुम्हारा स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। दोबारा से, ट्रेंड, रेशियो, रीजनेबलनेस, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। ठीक है, अब आगे एनालिटिकल प्रोसीजर एज यूज्ड एज अ सब्सटेंसिव टेस्ट। अभी रुकना एक सेकेंड। ओके, किस सिचुएशन के अंदर एनालिटिकल प्रोसीजर को तुम्हें यूज करना चाहिए एज अ सब्सटेंसिव टेस्ट, मतलब कौन कौन सी कंसिडरेशंस लेगा तुम्हारा ऑडिटर जब वो यूज करेगा एनालिटिकल प्रोसीजर को एज द सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, तो यहां पर जब तुम्हारा ऑडिटर सोच रहा है कि मुझे एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करना है एज द सब्सटेंसिव प्रोसीजर, ताकि उसको क्या मिल सके, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल सके। मतलब जहां पर वो एसए नंबर 330 जब लगा रहा है, वहां पे वो सोच रहा है कि मुझे एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करना है, तो उसको किन किन मैटर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे मैटर्स हैं जो तुम्हारे ऑडिटर को कंसीडर करने पड़ेंगे। कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड कहता है when designing and performing the substantive analytical procedure, जब तुम्हारा ऑडिटर अपनी सैप को डिजाइन कर रहा होगा, परफॉर्म कर रहा होगा, या तो खुद से, मतलब या तो ऑडिटर ये सोच रहा है कि मैं सिर्फ सैप ही लगाऊंगा, सिर्फ सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा और सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करूंगा, या फिर तुम्हारा ऑडिटर सोच रहा है कि मैं इन सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करूंगा इन कॉम्बिनेशन विद टीओडी। तुम्हें याद है ऐसे नंबर 330, तो कहता है इन दैट सिचुएशन ऑडिटर शेल, ऑडिटर को इन सारे मैटर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। कौन कौन से मैटर्स को, सबसे पहले वो डिटरमाइन करेगा सुटेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर गिवन असर्शन, कि जिस सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर को लगाने का मैं सोच रहा हूं, क्या वो मेरे उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम की असर्शन के लिए सूटेबल भी है या नहीं। मतलब अभी आपने देखा सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर तुम क्या क्या लगा सकते हो, तुम ट्रेंड एस्टैब्लिश कर सकते हो, तुम रेशो निकाल सकते हो, तो कौन सा सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर तुम्हारी असर्शन के लिए सूटेबल होगा, ये सबसे पहले तुम्हारा ऑडिटर को डिसाइड करना पड़ेगा। Taking account the assessed risk of material misstatement and TOD if any for these assertion, वो कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर मेरे लिए सुटेबल होगा। वो देखेगा कि जो मैंने जब अपना एसए नंबर 315 में रिस्क की असेसमेंट करी तो मेरा रिस्क कितना था, इसके साथ साथ क्या मैं सिर्फ सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने का सोच रहा हूं या उसके साथ मैं कोई टीओडी भी लगाने का सोच रहा हूं। तो अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेगा कि मुझे किस सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज करना चाहिए। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है यहां पे, सूटेबिलिटी ऑफ द सैप। आगे कहता है वो इवेल्युएट करेगा डाटा की रिलायबिलिटी को। सो योर ऑडिटर शैल इवेल्युएट द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फ्रॉम विच ऑडिटर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट और रेशियोज इज डेवलप्ड। कहता है तुम्हें सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर तुम लगाओगे तो डाटा तो तुम यूज करोगे ना, मतलब अगर तुम कंपैरिजन करने का सोच रहे हो तो पिछले साल की सेल्स का डाटा तो तुम यूज करोगे ना, तो वो डाटा कितना रिलायबल है। तो कहता है योर ऑडिटर विल इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फ्रॉम विच, जिस डाटा से तुम्हारा ऑडिटर डेवलप करेगा एक्सपेक्टेशन अबाउट द रिकॉर्डेड अमाउंट, कि तुम्हारी एंटिटी ने जो अपनी सेल्स बुक करी हुई है वो ठीक बुक करी हुई है, नहीं बुक करी हुई है, या फिर जहां से वो अपनी रेशियोज कैलकुलेट कर रहा है। टेकिंग इनटू अकाउंट, वो कैसे इवेल्युएट करेगा कि क्या पिछले साल का डाटा रिलायबल है या नहीं। वो देखेगा कि ये डाटा का सोर्स क्या है, मतलब क्या ये डाटा तुमने एक इंडिपेंडेंट पार्टी से जनरेट किया है या विद इन द एंटिटी जनरेट हुआ है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द डाटा,
राइट। कंपेरेबिलिटी क्या है कि ये डाटा कंपेरेबल है, अगर ये कंपेरेबल डाटा है तो ये रेलिवेंट डाटा है। एंड नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, किस टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस डाटा को जो तुमने बनाया है उसके ऊपर कंट्रोल्स कैसे थे, इसने लिख भी दिया। एंड द कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन, यही सारे के सारे पॉइंट तुमने जब ऐसे नंबर 500 किया ना, जहां पे तुम ये देख रहे थे कि मैं किस इंफॉर्मेशन को बोलूंगा कि मेरे लिए ये जो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, रिलायबल है, तो ये वो उन्हीं पॉइंट की बात कर रहा है कि जब तुम्हारा ऑडिटर सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज करेगा एज द सब्सटेंसिव प्रोसीजर, ताकि उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल सके, तो वो इवेल्युएट करेगा कि जिस डाटा से वो अपनी एक्सपेक्टेशन डेवलप कर रहा है या रेशियोज कैलकुलेट कर रहा है, वो डाटा कितना रिलायबल है, राइट। उसके बाद उसने क्या बोला, फिर वो एक्सपेक्टेशन डेवलप करेगा किसकी, ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट और रेशियोज, एंड इवेल्युएट करेगा वेदर एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज टू आइडेंटिफाई अ मिस स्टेटमेंट दैट इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिस स्टेटमेंट मे कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी मटीरियली मिसस्टेटेड। कहता है कि अब जो इसने डाटा निकाला वहां से वो क्या करेगा, एक्सपेक्टेशन डेवलप करेगा ऑफ अबाउट द रिकॉर्डेड अमाउंट, है ना, वो रेशियोज यहां से कैलकुलेट करेगा। और ये एक्सपेक्टेशन ये कैसी होनी चाहिए, ये इतनी प्रिसाइज होनी चाहिए कि तुम्हारा ऑडिटर मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सके, ऐसी मिस स्टेटमेंट जो इंडिविजुअली या बाकी मिस स्टेटमेंट के साथ मिलके तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटीरियली मिस स्टेटेड कर सकती है। एंड फिर वो डिटरमाइन करेगा अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि जो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी और जो मैनेजमेंट ने अपना अमाउंट रिकॉर्ड किया हुआ है उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है, दैट इज एक्सेप्टेबल विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जिसको तुम एक्सेप्ट कर सकते हो विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो हमने अभी जब मैंने आपको एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन बताई वहां पे ही हमने कवर किया कि एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर फिर इन्वेस्टिगेशन भी आ जाएगी। बात क्या हो रही है, बात हो रही है कि जब तुम्हारा ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करेगा ना, तो उस टाइम पे अपने एनालिटिकल प्रोसीजर को एज अ सब्सटेंसिव प्रोसीजर यूज करने से पहले उसको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या, वो सबसे पहले देखेगा भाई कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर मेरी इस असर्शन के लिए सुटेबल है, तो सुटेबिलिटी देखेगा। दूसरा, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा वो देखेगा, जिस डाटा से उसको इंफॉर्मेशन निकालनी है ना। फिर वो डेवलप करेगा अपनी एक्सपेक्टेशन रेशियोज को, और फिर वो आइडेंटिफाई करेगा डिफरेंसेस को। समझ में आ रही बात, और कौन से ऐसे डिफरेंसेस है जो वो डाइजेस्ट कर सकता है विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और कौन से ऐसे डिफरेंसेस है जिसके रिलेशन में उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। अभी भी समझ में नहीं आई तो ये अभी कंसेप्ट खत्म भी नहीं हुआ है, अभी तो इसके फर्दर एक्सप्लेनेशन आगे चल रही है। देखो, कहता है कि सुटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हमने जितने भी ऊपर ये पॉइंट्स देखे ना, टोटल 4, अब नीचे चारों के चारों पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन है कि कब बोला जाएगा कि कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर किस पर्टिकुलर असर्शन की टेस्टिंग के लिए सुटेबल है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि सुटेबिलिटी डिपेंड करेगी इन सारे फैक्टर्स पे। नंबर 1, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर आर जनरली एप्लीकेबल to a large volume of transaction that tends to be predictable over a time। ये तो हम वैसे ऊपर भी देख चुके हैं कि तुम्हें सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर को उन ट्रांजैक्शन के लिए यूज करनी चाहिए, एक तो जो लार्ज है नेचर में जैसे कि सेल्स, है ना, और वो ट्रांजैक्शंस जो जनरली प्रिडिक्टेबल हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जिसके रिलेशन में आपके ऑडिटर को डाटा मिल सकता है। दूसरा, application of planned analytical procedure is based on the expectation that relationship among data exist and continue in the absence of known condition to the contrary। कहता है कि जब तुम अपने एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को यूज कर रहे हो अपना एज अ सब्सटेंसिव प्रोसीजर, तो तुम इसको इस एक्सपेक्टेशन पे यूज कर रहे हो कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है डाटा के बीच में, और ये रिलेशनशिप कंटिन्यू टू एग्जिस्ट करेगा अनलेस कोई एविडेंस ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि जो किसी और तरफ इशारा कर रहा है। जैसे कि तुम्हारी जहां पे सेल्स हो रही है वहां पे सेल्स और ट्रेड रिसीवेबल के बीच में एक रिलेशनशिप है, तो वहां पे जहां पे रिश्ता एस्टैब्लिश किया जा सकता है वहां पे वो सुटेबल होगा। आगे कहता है, however suitability of particular analytical procedure will depend upon auditor's assessment of
हाउ इफेक्टिव इट विल बी इन डिटेक्टिंग द मिस स्टेटमेंट। कहता है कि कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर कितना सुटेबल होगा, यह डिपेंड करेगा कि ऑडिटर की जजमेंट क्या कहती है कि जिस एनालिटिकल प्रोसीजर को वो यूज करने वाला है वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने के लिए कितना सुटेबल होगा। ऐसे मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो मटेरियल है इंडिविजुअली और इन एग्रीगेटेड विद अदर मिस स्टेटमेंट, जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी मटेरियली मिस स्टेटेड। आगे कह रहा है कुछ केसेस में इवन जो तुम्हारी अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल होते हैं, जो सिंपल मॉडल होते हैं, वो तुम्हारे ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं या तुम्हारे एनालिटिकल प्रोसीजर जितने भी इफेक्टिव हो सकते हैं। मतलब एक सिंपल सा अगर मैं मॉडल बोलूं जहां पे तुम रिलेशनशिप प्रिडिक्ट कर रहे हो प्रोडक्शन और इन्वेंटरी के बीच में, भले ही तुम एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज नहीं कर रहे, तो यहां पे एक सिंपल प्रिडिक्टिव मॉडल कैन बी मोर यूजफुल। बात क्या चल रही है कि तुम्हारी जो तुम्हारा पर्टिकुलर सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर है वो सूटेबल कैसे होगा। जो फर्स्ट पॉइंट थे, मतलब किन किन चीजों को कंसीडर करेगा तुम्हारा ऑडिटर जब वो सूटेबिलिटी देख रहा होगा आपके एनालिटिकल प्रोसीजर की। तो इसने सबसे पहले क्या बोला कि सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर जनरली कहां पे सूटेबल होते हैं, जहां पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं और ऐसे ट्रांजैक्शंस व्हिच आर प्रेडिक्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा पॉइंट उसने क्या बोला कि जब तुम अपने एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई कर रहे होगे तो इसकी एप्लीकेशन किसके ऊपर बेस्ड होगी, इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होगी कि जो आपका डाटा है उनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है एंड इट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अनलेस कोई और एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है जो किसी और कॉन्ट्ररी मतलब ऑपोजिट सिचुएशन की ओर इंडिकेशन दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट कहता है लेकिन कौन सा जो आपका एनालिटिकल प्रोसीजर है वो किस असर्शन के लिए सुटेबल है या सुटेबल नहीं है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। राइट। चौथा लास्ट पॉइंट कह रहा है कि कई सिचुएशन में ऐसा होगा कि एनालिटिकल प्रोसीजर जितने ही अच्छे रिजल्ट कोई एक सिंपल प्रेडिक्टिव मॉडल भी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये 4 पॉइंट यहां पे देखे हैं आपने। राइट। आपने दूसरा पॉइंट ऊपर क्या देखा था कि जब तुम्हारा ऑडिटर सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर को यूज कर रहा होगा तो उसको देखना पड़ेगा रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा। रिलायबिलिटी ऑफ डाटा किन किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है, तो स्टैंडर्ड कहता है रिलायबिलिटी ऑफ डाटा इन्फ्लुएंस्ड होती है कि उस डाटा को किस सोर्स से बनाया गया है, किस नेचर का वो डाटा है एंड उन सर्कमस्टांसिस पे जिन सर्कमस्टांसिस में उस डाटा को ऑब्टेन किया गया है। क्या तुम्हें ये वर्ड्स याद नहीं आ रहे, ऐसे नंबर 500 में हमने ऐसे ही वर्ड किए थे। राइट। तो कहता है कि फॉलोइंग आर द रेलिवेंट, जब तुम्हारा ऑडिटर डिटरमाइन कर रहा होगा कि क्या डाटा रिलायबल है फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग द सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर और नॉट, मतलब किन किन फैक्टर्स के ऊपर रिलायबिलिटी ऑफ डाटा डिपेंड करती है। सबसे पहले कहता है सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल हम एक ऐसी इंफॉर्मेशन को ज्यादा रिलायबल मानते हैं विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट सोर्सेज, यही बात इसने यहां पे लिखी। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन मे बी मोर रिलायबल व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट सोर्सेज आउटसाइड द एंटिटी। अगर तुमने इंफॉर्मेशन एंटिटी के अंदर से ही निकाली है तो वो कम भरोसेमंद होती है, कम रिलायबल होती है। क्यों? वहां पे मैनेजमेंट की बाइजनेस इन्वॉल्व हो सकती है। राइट। आगे कहता है कंपैरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अगर जो इंफॉर्मेशन तुम यूज कर रहे हो, अपने जिस डाटा को तुम यूज कर रहे हो अपने एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन अगर कंपैरेबल है तो वो ज्यादा रिलायबल है। इसने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल ब्रॉड इंडस्ट्री डाटा में नीड्स टू बी सप्लीमेंटेड टू बी कंपेरेबल टू दैट ऑफ एन एंटिटी दैट प्रोड्यूसेस एंड सेल द स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। वो कहता है कि अब तुम्हारी एक इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री के डाटा के अंदर तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट होंगे, लेकिन क्या तुम उन अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट से अपनी एंटिटी के स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर सकते हो। मतलब अब इंडस्ट्री के अंदर मान लो जितनी भी तुम्हारी टोटल एंटिटीज है वो ए प्रोडक्ट भी बनाती है, बी प्रोडक्ट बना रही है, सी ई पता नहीं कितने प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन तुम्हारी एंटिटी सिर्फ ए और बी बना रही है। तो जब तुम कंपैरेटिबिलिटी देख रहे हो तो तुम डाटा जो निकालोगे वो डाटा तुम्हारे लिए रिलायबल क्या होगा, सिर्फ ए और बी का ही डाटा इंडस्ट्री का तुम्हारे लिए रिलायबल होगा। राइट। आगे कहता है नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। कहता है कि जब तुम अपनी डाटा की रिलायबिलिटी देखोगे तो तुम ये अंडरस्टैंड करोगे कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो किस नेचर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसकी रेलिवेंस क्या है। इसने एग्जांपल यहां पे क्या दिया, वेदर बजट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेक्टेड रादर देन गोल्स टू बी अचीव्ड। कहता है कि जहां पे बजट एस्टैब्लिश किए हैं तुमने, क्योंकि जब तुम अपने बजट एस्टैब्लिश कर रहे हो फ्यूचर से रिलेटेड, वो बजट तुम्हारे फोरकास्ट
जो तुम्हारे फोरकास्ट है वो तुम्हारे पास्ट ट्रेंड के ऊपर बेस्ड है, तुम्हारा जो पास्ट में हुआ उसके ऊपर बेस्ड है। लेकिन अगर मैनेजमेंट कह रही है कि मैं अपने गोल्स को देखकर आगे चल रही हूँ, बजट अलग चीज होती है, गोल अलग होते हैं। गोल कुछ भी हो सकता है कि मैं आज से 5 साल के बाद ये बन जाऊंगी, दैट इज योर गोल। लेकिन बजट क्या है? तुम्हारे फोरकास्ट हैं। बजट तुम्हारी एंटिटी अपने पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए सेट करती है। तो कहता है कि किस नेचर की इंफॉर्मेशन तुम्हारी अवेलेबल है। अगर तुम कंपैरिजन कर रहे हो अपनी इंफॉर्मेशन का बजट के साथ, तो वो तुम्हें ज्यादा बेटर एविडेंसेस प्रोवाइड करेगा, राइट। अगर तुम गोल के साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो फिर वहां पे तुम्हें एविडेंसेस नहीं मिलेंगे, राइट। आगे कह रहा है कि कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन को, जिस डाटा को तुम यूज कर रहे हो, अगर मैनेजमेंट ने उस डाटा को बनाने के लिए कंट्रोल्स जो लगाए हैं वो अच्छे कंट्रोल्स हैं, इफेक्टिव हैं, तो वो डाटा भी रिलायबल होगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आर डिजाइन टू इंश्योर कि ये जो भी तुम्हारा डाटा है वो कंप्लीट है, एक्यूरेट है, वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी मैनेजमेंट ने जो कंट्रोल्स लगाए हैं ओवर द प्रिपरेशन, रिव्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ द बजट। तुम कंपैरिजन जब करते हो ना एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर में, तो तुम पास्ट से भी कंपैरिजन करते हो, अपने बजट, अपने फोरकास्ट से भी कंपैरिजन करते हो। देयरफॉर यहाँ पे बार बार बात बजट और गोल्स की आ रही है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा क्या? रिलायबिलिटी ऑफ योर इंफॉर्मेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। नंबर 1, ये जो इंफॉर्मेशन तुम यूज कर रहे हो, ये इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। अगर सोर्स एक इंडिपेंडेंट सोर्स है आउटसाइड दी एंटिटी, जिसका एंटिटी से कोई लेना देना नहीं है, अगर ऐसा है तो ये ज्यादा रिलायबल होगा। तुम्हारी मैनेजमेंट ने जब इंफॉर्मेशन बनाई, उसके ऊपर कंट्रोल्स जो लगाए वो अच्छे कंट्रोल है, जो इंश्योर कर रहे हैं कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, एक्यूरेट है, तो डाटा ज्यादा रिलायबल होगा। अगर डाटा कंपेयर किया जा सकता है तो डाटा ज्यादा रिलायबल होगा। किस नेचर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर जिस नेचर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल वहां पे बजट्स है, तो बजट के साथ कंपैरिजन करना इजी होगा, गोल के साथ यू कैन नॉट डू द कंपैरिजन। सो ऑल दिस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा। तो तुम्हारा ऑडिटर जब अपने एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करेगा एज द सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, तो वो देखेगा सुटेबिलिटी ऑफ द डाटा, नहीं सुटेबिलिटी ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर, एंड दूसरा आपका रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा। आगे तुम्हारा ऑडिटर क्या करेगा? अब वो एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करेगा अबाउट द रिकॉर्डेड अमाउंट्स। और वो एक्सपेक्टेशन कैसी होनी चाहिए? वो एक्सपेक्टेशन इतनी प्रिसाइज होनी चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके उन मटीरियल मिस स्टेटमेंट को, जो मटीरियल मिस स्टेटमेंट पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटीरियली मिस स्टेटेड कर सकती है, इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, जो आपने ऊपर तीसरा पॉइंट देखा था, ठीक है। तो कौन कौन से मैटर्स तुम्हारा ऑडिटर कंसिडर करेगा इन दिस रिगार्ड? जब वो क्या कर रहा होगा? अपनी एक्सपेक्टेशन को डेवलप कर रहा होगा अबाउट द रिकॉर्डेड अमाउंट, और जब वो ये इवेल्युएट करेगा कि जो एक्सपेक्टेशन वो डेवलप कर रहा है वो एक्सपेक्टेशन प्रिसाइज है टू आइडेंटिफाई दोज मिस स्टेटमेंट, जो मिस स्टेटमेंट तुम्हारी पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटीरियली मिस स्टेटेड कर सकती है। स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर विल कंसिडर द एक्यूरेसी विद विच एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी प्रिडिक्टेड। तुम्हारा ऑडिटर कंसिडर करेगा कि जो सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर वो परफॉर्म कर रहा है, उनके रिजल्ट को वो कितनी एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर सकता है। अगर वो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर पा रहा है द रिजल्ट ऑफ द सैप, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो वो एक्सपेक्टेशन डेवलप करेगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगी, है ना, एंड वाइस वर्सा। इसने एग्जांपल क्या दिया? फॉर एग्जांपल, ऑडिटर में एक्सपेक्ट ग्रेटर कंसिस्टेंसी इन कंपेयरिंग द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। मतलब मैं इस पीरियड में अपने ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहा हूं, मैंने पिछले पीरियड के अंदर अपने ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन निकाल ली, दोनों के अंदर मैंने कंपैरिजन कर लिया, है ना। ऐसा ही मैंने अगले साल किया, तो इससे क्या होगा? कंसिस्टेंसी विल बी मोर एज कंपेयर टू डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस का जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, वहां पे जो मेरी कंसिस्टेंसी होगी वो सेम नहीं होगी। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस मतलब जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा, जैसे तुम्हारा R&D का खर्चा, ये डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट की मर्जी है, पिछले साल उसको जितना एडवर्टीजमेंट का खर्चा करना सही लगा, मैनेजमेंट ने उस खर्चे को कर दिया। इस साल उसको लगा कि मुझे खर्चा करने की जरूरत नहीं, तो मैनेजमेंट ने कुछ भी खर्चा नहीं करा। तो यहां पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं होगा। यहां जहां पे कंसिस्टेंसी पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे तुम्हारा ऑडिटर एक्यूरेसी से
नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा, नहीं इवेल्युएट कर पाएगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ योर एनालिटिकल प्रोसीजर। तो यहां पर जो उसकी वैल्यू होगी, जो उसकी एक्सपेक्टेशन होगी, वो भी प्रीशियस नहीं होगी। ठीक है, आगे कहता है द डिग्री टू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड। अगर तुम डिसएग्रीगेशन कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन के अंदर, उसको टुकड़ों में बांट सकते हो, तो फिर वहां पे क्या होगा, जहां पे तुम टुकड़ों में बांट सकते हो वहां पे तुम्हें पता ही है प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा आ जाती है। हमने ऊपर देखा था, वहां पे सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर के रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर पाना भी तुम्हारे लिए इजी हो जाता है। कहता है फॉर एग्जांपल सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर मे बी मोर इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन द इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ एन ऑपरेशन और टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपोनेंट of a diversified entity than when applied to the financial statement of the entity as a whole। कहता है कि एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर डिसएग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन पे जब तुम अप्लाई करते हो ना, तो वो ज्यादा बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल तुम अपने एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई कर रहे हो ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो किसी एक इंडिविजुअल सेक्शन से रिलेटेड है, एक इंडिविजुअल यूनिट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, एक सब्सिडी से रिलेटेड है, रादर देन जब तुम इन्हीं एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अप्लाई ऐसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो जो पूरी की पूरी एंटिटी एज अ होल से डील कर रही है। फिर आगे कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, तुम कितनी इजीली तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, चाहे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इससे भी अफेक्ट होती है ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन। तो स्टैंडर्ड कहता है फॉर एग्जांपल ऑडिटर में कंसीडर वेदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज बजट हो गए, तुम्हारे फोरकास्ट हो गए, एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल कितनी तुमने नंबर ऑफ यूनिट को इस बार प्रोड्यूस किया, कितनी तुमने यूनिट को सेल किया, इज अवेलेबल टू डिजाइन द सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अगर तुम्हारी इंफॉर्मेशन इजिली अवेलेबल है तो ऑडिटर विल कंसीडर द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, एंड ऑडिटर के लिए क्या होगा, वहां पे एक्सपेक्टेशन डेवलप करना विल बी इजी। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या हुआ कि ऑडिटर आपके डाटा को अंडरस्टैंड करता है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है, और वो आपके रिकॉर्डेड अमाउंट को लेकर एक एक्सपेक्टेशन डेवलप कर रहा है। और जब अपने एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को वो उस इंफॉर्मेशन के ऊपर अप्लाई करेगा, तो जो उसके रिजल्ट आएंगे उन रिजल्ट का कंपैरिजन वो अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू से करेगा, एंड देन वो देखेगा कि क्या कोई इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगली बात वही आ गई इनकंसिस्टेंसी की, अमाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज एक्सेप्टेबल। अब वो देखेगा कि जो उसने अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू ड्राइव की थी, जो उसने अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू आइडेंटिफाई करी थी, और जो उसके रिजल्ट मिले हैं एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर का, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने डिफरेंस को वो एक्सेप्ट कर सकता है विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो स्टैंडर्ड कहता है ऑडिटर शुड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन दैट कैन बी एक्सपेक्टेड विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये 4 स्टेप में आपका पूरा का पूरा एनालिटिकल प्रोसीजर का ये कंसेप्ट है, खत्म होता है। यही मैं बोल रही थी, अगर आप नहीं समझोगे तो आप यहां पे इस कंसेप्ट के ऊपर उलझ सकते हो। समझ में आई बात? 1-2 बार पढ़ोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। सबसे पहले सुटेबिलिटी, फिर रिलायबिलिटी, फिर एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी है अबाउट द रिकॉर्डेड अमाउंट्स, और फिर डिफरेंसेस। फिर आ जाओ आगे बात करें इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। अभी बोला कि देखो जो डिफरेंसेस तुमने एक्सेप्ट कर ली विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन जहां पर ऑडिटर को लगता है कि भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, तो फिर उसको एनालिटिकल प्रोसीजर के जो रिजल्ट है उनका क्या करना पड़ेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलना पड़ेगा। तो कहता है कि इफ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसए नंबर 520, उसने आइडेंटिफाई करी है कोई भी फ्लक्चुएशन या रिलेशनशिप, कैसे रिलेशनशिप, वो ऐसे रिलेशनशिप, ऐसी फ्लक्चुएशन जो इनकंसिस्टेंट है विद द अदर इंफॉर्मेशन और जो डिफर कर रही है आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से, जिसको ऑडिटर ने अभी सेट किया था, है ना। जब हमने ऊपर प्रोसीजर देखा आपका एनालिटिकल प्रोसीजर का, बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑडिटर शेल इन्वेस्टिगेट सच डिफरेंसेस, तो आपके ऑडिटर को इन डिफरेंसेस की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। जो हमने एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर डेफिनेशन देखी थी, उस डेफिनेशन के अंदर भी हमने इस पॉइंट को कवर किया था कि एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन भी कवर्ड होती है, और मैंने वहां पे आपको दोनों सिचुएशन बताई थी कि कहां पे आपकी डिफरेंसेस राइज हो सकते हैं। ये उसी की बात कर रहा है कि ऑडिटर विल इन्वेस्टिगेट, वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा इस डिफरेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो वो कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगा इन डिफरेंसेस की, बाय इंक्वायरी, ऑब्टेनिंग द इंक्वायरी फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड
ऑब्टेनिंग एप्रोप्रिएट एविडेंसेस रेलिवेंट टू द मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। वो कहता है कि वो सबसे पहले मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा और जो तुम्हारे मैनेजमेंट का सामने से रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स के रिलेशन में वो एविडेंसेस कलेक्ट करेगा। तो कहता है कि ऑडिट एविडेंसेस विच आर रेलिवेंट टू द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज मे बी ऑब्टेन्ड बाय इवेल्युएटिंग दोज रिस्पॉन्सेज टेकिंग इनटू अकाउंट द ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट एंड विद अदर ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। क्या बोल दिया इसने, एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ो फिर समझ में आएगा। क्या कहता है कि ऑडिट एविडेंसेस विच आर रेलिवेंट टू द मैनेजमेंट रिस्पॉन्स, आपका ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है डिफरेंसेस की जो उसको ऊपर मिले, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसने पहला प्रोसीजर कौन सा परफॉर्म किया है, इंक्वायरी। उसने मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है ना, तो मैनेजमेंट ने जो रिस्पॉन्स दिया उस रिस्पॉन्स के रिलेशन में भी आपके ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं कि क्या ये रिस्पॉन्स मैनेजमेंट का एप्रोप्रिएट है या नहीं। तो कहता है कि जब तुम्हारा ऑडिटर एविडेंसेस कलेक्ट करेगा, कौन से एविडेंसेस, इन रिलेशन टू द रेलिवेंस ऑफ द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज मे बी ऑब्टेन्ड, तो तुम्हारा ऑडिटर इन एविडेंसेस को कैसे ऑब्टेन कर सकता है, तो वो ऑब्टेन कर सकता है बाय इवैल्यूएटिंग दोज रिस्पॉन्सेज, मतलब जो सामने से मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स आया उसकी इवैल्यूएशन करेगा, टेकिंग इन अकाउंट, कैसे कि तुम्हारे ऑडिटर की एंटिटी को लेकर, उसके इन्वायरमेंट को लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग थी, कैसे कंट्रोल इन्वायरमेंट थी, मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है, कॉम्पिटेंट कितनी है तुम्हारी मैनेजमेंट, है ना, एंड अदर एविडेंसेस जो उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मिले। ठीक है, तो सिंपल सी बात कर रहे हैं, इंक्वायरी करी, मैनेजमेंट ने सामने से रिस्पॉन्स दिया, जो भी रिस्पॉन्स आया उस रिस्पॉन्स की इवैल्यूएशन करनी है ये जानने के लिए कि मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएट है या नहीं। इवैल्यूएशन वो कैसे कर सकता है, इवैल्यूएशन करने के लिए वो अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज कर सकता है, जो उसने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी थी ऐसे नंबर 315 में, एंटिटी की, उसके एनवायरमेंट की, है ना, उसके कंट्रोल्स की, इसके साथ साथ जो उसने बाकी ऑडिट में अपना काम किया है, जो उसको एविडेंसेस मिले, उनको भी वो यूज कर सकता है। आगे कहता है आपका ऑडिटर परफॉर्म करेगा अदर प्रोसीजर जो भी उसको सही लगता है। ऊपर तो उसने मेंशन कर दिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो इंक्वायरी कर लेना, इसके अलावा अगर ऑडिटर को जो भी प्रोसीजर सही लगता है ऑडिटर उस प्रोसीजर को भी परफॉर्म कर सकता है। तो स्टैंडर्ड कहता है द नीड टू परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर मे अराइज, कब आएगी ऐसी नीड, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी, मैनेजमेंट चुप है, मैनेजमेंट नहीं बता पा रही है इतना डेविएशन क्यों आ रहा है ना, क्यों इतना परसेंटेज तुम्हारा डेविएट हो रहा है, क्यों जो ऑडिटर ने अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू सेट करी थी और जो रिजल्ट तुम्हारे एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर ने दिए उनके अंदर इतनी डेविएशन आ रही, मैनेजमेंट सामने से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही है, या फिर जो आपकी मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन है जब तुम्हारे ऑडिटर ने बाकी एविडेंसेस के साथ उसको कोरोबोरेट किया तो उसको लग रहा है कि भाई मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्स आया है वो एडुकेट नहीं है। ऊपर देखा ना उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज किया तो उसको लगता है कि मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, इंक्वायरी का रिस्पॉन्स अगर उसको अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है या जो इंक्वायरी कर रहा है सामने से मैनेजमेंट कुछ नहीं बोल रही है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो अदर प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकता है। आगे तुम्हारा नेक्स्ट कंसेप्ट वही है जो सेकंड सिचुएशन कवर्ड है ऐसे नंबर 550 में। सेकंड सिचुएशन क्या कवर्ड थी, जहां पर तुम्हारा ऑडिटर इन एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है इन द कंक्लूजन फेज। कहां पे यूज कर रहा है, इन द कंक्लूजन फेज यूज कर रहा है, नियर द एंड ऑफ ऑडिट यूज कर रहा है इन ऑर्डर टू फॉर्म द ओवरऑल कंक्लूजन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कहता है द कंक्लूजन जो तुम्हारा ऑडिटर ड्रॉ करेगा फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, ऐसे एनालिटिकल प्रोसीजर जो ऑडिटर ने डिजाइन करे हैं, परफॉर्म करे हैं इन अकॉर्डेंस विद कौन से, आपके ऐसे नंबर 520, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है और ये ऑडिट प्रोसीजर कौन से होंगे जो उसने परफॉर्म करे हैं नियर दी, यहां पे लिख लो कंफ्यूजन ना हो जाए, इसके वर्डिंग ऐसे लिखो, नियर दी एंड ऑफ ऑडिट। ये ऑडिट प्रोसीजर क्यों परफॉर्म कर रहा है तुम्हारा ऑडिटर, दीज आर परफॉर्म्ड विद द इंटेंशन टू कोरोबरेट कंक्लूजन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट
और एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि तुम्हारे ऑडिटर ने जब अपनी ऑडिट करी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जो उसके तुम्हारी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स थे, उन कंपोनेंट्स के ऊपर, उन एलिमेंट्स के ऊपर जो ऑडिटर को एविडेंसेस मिले हैं, उन एविडेंसेस को कोरोबरेट करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए तुम्हारा ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करता है नियर द एंड ऑफ द ऑडिट इन द कंप्लीशन फेज, ताकि जो एनालिटिकल प्रोसीजर वो नियर द एंड ऑफ ऑडिट परफॉर्म करेगा, उसके रिजल्ट को वो यूज कर सके टू कोरोबरेट द रिजल्ट, टू कोरोबरेट द एविडेंसेस जो उसको मिले हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। इससे होगा क्या, तुम्हारा ऑडिटर एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएगा। तो आगे इसने क्या बोला, दिस असिस्ट द ऑडिटर, ये तुम्हारे ऑडिटर को असिस्ट करता है, हेल्प करता है टू ड्रॉ द रीजनेबल कंक्लूजन। आपके ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस लेना। रीजनेबल एश्योरेंस लेने के लिए इसको क्या, किस कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा, रीजनेबल कंक्लूजन पे। तो कहते हैं दिस असिस्ट योर ऑडिटर टू ड्रॉ द रीजनेबल कंक्लूजन, जिसके बेसिस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन इशू करेगा। फिर कहता है ये जो रिजल्ट होते हैं ना एनालिटिकल प्रोसीजर के, कौन से एनालिटिकल प्रोसीजर, ये मत भूलना, ये बात कर रहा है जो वो परफॉर्म कर रहा है नियर द एंड ऑफ द ऑडिट। ये कई बार तुम्हारे ऑडिटर को ऐसी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जो ऑडिटर ढूंढ नहीं पाया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, है ना। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां पर उसको नियर द एंड ऑफ ऑडिट जाकर कोई भी रिस्क मिला है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का, बाय परफॉर्मिंग दिस एनालिटिकल प्रोसीजर इन द कंप्लीशन फेज, इन दैट सिचुएशन, इन दैट सर्कमस्टांसेस, एसए नंबर 315 ने क्या बोला कि ऑडिटर को अपने रिस्क की असेसमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा, और जहां पे तुम अपने रिस्क रिवाइज करोगे तो तुम्हें अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का एनटीई भी रिवाइज करना पड़ेगा। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिवाइज द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अगर तुमने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को रिवाइज किया है तो तुम मॉडिफाई करोगे अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को भी अकॉर्डिंगली। समझ में आई बात। तो ये वो एनालिटिकल प्रोसीजर है जिनको तुम्हारा ऑडिटर नियर द एंड ऑफ द ऑडिट परफॉर्म कर रहा है इन द कंप्लीशन फेज। ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि ये जो रिजल्ट मिलेंगे उसको इन एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद उन रिजल्ट को वो यूज कर सके टू कोरोबरेट दोज एविडेंसेस जो उसको मिले हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इन रिलेशन टू द कंपोनेंट एंड एलिमेंट, है ना। मतलब जो उसने अपनी नॉर्मल ऑडिट करी उसके पास जो भी एविडेंसेस थे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उनको कोऑपरेट करेंगे। ओके, फिर क्यों चाहिए उसको ऐसा सपोर्ट, क्योंकि वो किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच सके। उस कंक्लूजन, और उसको कंक्लूजन पे क्यों पहुंचना है, क्योंकि उसको ओपिनियन देना है, राइट। कई बार ऐसा होता है इन एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने की वजह से, मतलब जो एनालिटिकल प्रोसीजर वो कंप्लीशन फेज में परफॉर्म कर रहा है, उनको परफॉर्म करने की वजह से ऑडिटर कुछ अनआइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो फिर यहाँ पे आपने एक सिचुएशन देखी थी ऐसे नंबर 315 में, कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि जहाँ पे ऑडिटर ने किसी रिस्क को आइडेंटिफाई किया है तो फिर उसको अपनी रिस्क की रिविजन करनी पड़ेगी, और जहां पर रिस्क की रिवीजन हो रही है तो फिर वहां पे, क्योंकि तुम्हारे रिस्पॉन्सेज रिस्क के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो अकॉर्डिंगली ऑडिटर अपना जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है उनको भी मॉडिफाई करेगा। सो दिस वाज योर एंटायर एसे नंबर 520। ठीक है, इस स्टैंडर्ड की रिवीजन हम करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्या ये स्टैंडर्ड को रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है? आंसर इज यस। ठीक है, या तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर इसकी रिवीजन करेंगे, या फिर मैं एक छोटी सी क्लिप डाल दूंगी पार्ट नंबर 2 करके, है ना, वहां पे आप इसको कवर कर सकते हो। बट मैं चाहती हूं कि मैं इसकी रिवीजन कराऊं, क्योंकि आप ताकि समराइज कर सके, ऑल्दो हम इतना इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी आई वॉन्ट यू पीपल टू रिवाइज इट। मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं इसकी रिवीजन कराऊँ। ओके, तो देयरफॉर या तो इसको पार्ट 2 की फॉर्म में मिलेगा आपको इसकी रिवीजन, या फिर अगले लेक्चर के बिगिनिंग में सबसे पहले इसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, तब तक ध्यान से लेक्चर देखना। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम बैक जाके लेक्चर्स देख सकते हो। मुझे लगता है जहाँ पे तुम्हें इशू आएगा वो ये पॉइंट है, वो सूटेबिलिटी रिलायबिलिटी वाला। 2-3 बार पढ़ोगे वो याद हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे और नाइट, जब भी जिस भी टाइम तुम इस लेक्चर को देखो। अगर ये यूट्यूब पे डाला तो लाइक करना। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि मैं डालूंगी या नहीं, बट ओके, बाय बाय।